हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं राज सर स्वागत करता हूं पूरे स्टेट के नंबर 1 एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड क्लास 9th विद्यागुल में। आशा है आप जिंदा जानदार जबरदस्त होंगे, पढ़ाई में एकदम से व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों देखो, पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। जाकर के अगर आपने क्लास नहीं देखी तो वीडियो सेक्शन में जाकर के देख लेना। फिलहाल आज हम लोग आपकी केमिस्ट्री का, आपके बुक विज्ञान का जो सेकंड चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, खास क्या इस चैप्टर में आज हम इस खास, देखो चैप्टर में तो खास ही है, लेकिन ये क्लास भी आज खास है। और खास ये है कि आज हम लोग यहां पर एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। एक्सपेरिमेंट के साथ आपको इस क्लास को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। यानी एक तरफ से सिंपल समझ लो कि पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट एकदम डायरेक्ट मेमोरी में हो जाएंगे, सेव, एकदम फीड है ना। कहते हैं लाइक कुछ मूवीज देख लो ना, तो मूवीज में हर चीज याद रहती है। हीरो ने हीरोइन को ऐसे मतलब कि दोस्त बनाया, और फिर उसके बाद दुनिया भर की चीजें जो हुई लाइक फाइट वाइट, तुम्हें हर चीज याद रहती ना। एग्जैक्टली आज की क्लास में भी ऐसे होने वाला है। हर एक चीज आपको एकदम से कंफर्म याद हो जाएगी। दूसरी बात, आपको प्रश्नोत्तर के लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर प्रश्नोत्तर का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कहां से करेंगे, क्या होगा। हर एक चीज क्लास के एंड तक में आपको सारे प्रश्नोत्तर भी इस क्लास में ही मिल जाएंगे, जो वो हमारे एग्जाम में, क्लास 9th के एग्जाम में आपके स्कूल में पूछे जाएंगे। तो हो गई यार, बस इतना इंट्रो काफी है। अब हम लोग चलते इस क्लास में और इसके एक एक टॉपिक के, कहते हैं ये बाल की खाल निकाल के पढ़ना। तो आज हम लोग इस चैप्टर में जितने टॉपिक है ना, उसके खाल निकाल निकाल के, बाल की खाल निकालेंगे, बाल है ना इसकी खाल निकालेंगे और एक एक चीज को क्लियर करेंगे। तो जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। सबसे बड़ा बात यही आती है कि हमारे आसपास जो चीजें पाई जाती है पदार्थ है, लेकिन शुद्ध की बात क्या हो रहा है, ये शुद्ध क्यों, जानना क्यों चाह रहा है। क्या हमें ये बात पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भाई हम साइंस पढ़ रहे हैं यार। साइंस पढ़ने वाले बच्चों को हर एक चीज अच्छे से कंफर्म होनी चाहिए। हाँ, और एक बात, पूरी क्लास अंत तक देख के जाना, बीच में अगर छोड़े ना तो गोली मार दी जाएगी। बहुत खतरनाक आदमी घर घर में आएंगे। अब कहोगे सर यूट्यूब से कैसे जान पाएंगे? अरे भाई पहुंच है भाई, डायरेक्ट इसरो से कांटेक्ट करेंगे, मोदी जी से, ए पकड़ इस लड़का की क्लास नहीं देखा, बहुत मारूंगा क्लास नहीं देखे। तो चलो और पढ़ते हैं हम लोग। देख भाई, पहला ही टॉपिक है शुद्ध पदार्थ आखिर है क्या। क्या होता है आखिर शुद्ध पदार्थ, मतलब कौन सी बला है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये बला ये है कि आखिर जैसे अब जैसे हम लोग दूध मंगाते हैं, आता ना भाई दूध वाला, या दूध लेने जाते हैं तो कहते हैं भैया एकदम शुद्ध दूध देना, पानी मत मिलाना। अच्छा, तो क्या वो जो दूध हमारे यहां जो हम लाए हैं, ये दूध वाला हमें देकर गया है और उसने पानी नहीं मिलाया, तो क्या दूध हमारा शुद्ध है? भाई हम तो कहते हैं ना हमें शुद्ध दूध देना, शुद्ध देसी घी देना ना, शुद्ध देसी घी। तो क्या वो देसी घी जिसे हम शुद्ध बोल रहे हैं वो है कि नहीं है? क्या साइंस उसे एक्सेप्ट करेगी शुद्ध पदार्थ के रूप में कि नहीं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका जवाब हम लोग क्लास में अभी तुरंत आगे मिलने वाला है। लेकिन शुद्ध पदार्थ के पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, परिभाषा। कह रहा है वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण, क्या कहा, वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो, वह वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अर्थात शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार की कणों से मिलकर के बना होना चाहिए। क्या देखो, इसने पहले बोला कि वह पदार्थ जिसमें मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हो। रासायनिक प्रकृति मतलब कि लाइक उनकी जो केमिकल संरचना है ना, रासायनिक संरचना, रासायनिक प्रकृति, वो एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा, ये क्या चीज है? चलो 2 मिनट परेशान ना हो। फिर इसने कहा कि वह वैज्ञानिक दृष्टि से शुद्ध पदार्थ कहलाएगा, मतलब रासायनिक प्रकृति के हिसाब से एक जैसा हुआ। एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ऐड हुई कि शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है। क्या कहा कि जो शुद्ध पदार्थ है ना, वो एक कण से मिलकर बना है। इसका क्या मतलब है? अब हम बात करते हैं दूध की। सबसे कह रहा क्या दूध हमारा शुद्ध है? अब हमें पता है ना, दूध, दूध में हमें क्या होता है, इसमें घी भी होता है, यानी इसमें फैट पाया जाता है। इसमें हमारा क्या आता है, कैल्शियम होता है। क्या होता है? कैल्शियम होता है। इसमें हमारा प्रोटीन्स होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। अब ये बताओ, जब दूध में इसमें जल भी होता है, अधिकतर मात्रा में जल भी होता है,
इसमें कैसीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैसीन पाया जाता है। अब बताओ, जब दूध में कैसीन, फैट, कैल्शियम, कैल्शियम और क्या बोलते हैं हमारा प्रोटीन, प्रोटीन और हमारा जल, इतनी चीजें पाई जा रही हैं, तो दूध क्या शुद्ध है? अब जैसे लोहा, हम बात करते हैं लोहा की, लोहा, अरे होला लिख रहा हूं यार, लोहा है भाई, क्या ही बोल रहे हैं, लोहा। अब लोहा हमारे पास ये मान लो, अब एक काम करो, यहां पर क्या होगा, इसमें यहां पर भी लोहे का कण होगा, Fe का कण होगा, इसका छोटा सा कण हमने उठा लिया, उसमें भी क्या होगा, Fe होगा। मतलब देखो, लोहे को हम लोग रसायन भाषा में Fe लिखते हैं। क्या लिखते हैं? Fe। परेशान न हो, हम लोग सारी चीजों को आगे जब आएंगे तीसरा चैप्टर, तो वहां पर हम कैसे लिखते हैं, Fe क्या होता है, Cu सब कुछ जानेंगे। बट ये जानो कि पूरे लोहा में लोहे के अलावा कुछ और होता है। अगर हमारे पास सोना है, प्योर सोना 24 कैरेट, क्या उस सोने में कुछ और भी मिला हुआ है? क्या उसमें लोहा मिला है? क्या उसमें पानी मिला? क्या उसमें अन्य कुछ मिला है? नहीं मिला। यानी अगर किसी पदार्थ में केवल एक प्रकार की चीज हो, केवल एक प्रकार से मिलकर के बना हो, किसी अन्य चीज का उसमें मिश्रण हो, कि मतलब कि उसमें पनियों मिला दिया और लोहा मिला दिया और मतलब तांबा मिला दिया, पीतल, जो मिला सब मिलाते चले गए, अब फिर हम कह देगा अच्छा ये शुद्ध पदार्थ है। नहीं, शुद्ध पदार्थ में आपको सिंपल याद रखना है कि उनकी रासायनिक प्रकृति एक जैसी हो, जो भी उसमें पदार्थ है, और सबसे बड़ी चीज कि वो पूरा पदार्थ एक प्रकार के कण के मिलकर बना हो। क्या हो? जो पूरा पदार्थ, चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, अगर वो शुद्ध पदार्थ है तो उसका मतलब है कि उसमें केवल एक प्रकार के ही कण हो, उसमें अन्य कोई चीज का मिलावट ना हो, वही हमारा शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। क्लियर है? अब जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी नहीं क्लियर होगा, तो धीरे 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 अन्य चीजें सब क्लियर होती जाएंगी। बस ये जान लो कि अब जैसे कि ये पूरा सोना है हमारे पास, तो इस पूरे यहां से लेके जितना भी ये पूरा सोना है, इसमें सोने के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ही ये शुद्ध पदार्थ है। लेकिन हमने क्या किया, सोने में तांबा मिला दिया। क्या मिला दिया? तांबा। हमने सोना में तांबा मिला दिया। क्या अब ये शुद्ध है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तांबा के भी कण आ चुके हैं। हमने इसमें लोहा मिला दिया तो अब यह अशुद्ध हो चुका, क्योंकि इसमें अब लोहे के भी कण आ चुके हैं। यानी शुद्ध पदार्थ वो पदार्थ है जिसमें केवल एक प्रकार के कण हो। दूध हमारा अशुद्ध पदार्थ है, घी हमारा अशुद्ध पदार्थ है। क्यों? क्योंकि घी में बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी, फैट तो ज्यादा मात्रा में होगा, लेकिन अन्य चीजें भी पाई जाएंगी, उसमें वाटर भी पाया जा रहा है। दूध है, दूध में वाटर पाया जा रहा है, फैट पाया जा रहा है, कैल्शियम, सब तमाम चीजें पाई जा रही है। यानी दूध जो है हमारा अशुद्ध पदार्थ है। भले मम्मी कहने ए भैया हो दूध हुआ हमें का एकदम शुद्ध पदार्थ वाला दी, शुद्ध दूध चाहिए हमका, अगर पानी मिला दे हो तो हम दूसरे से ले, तुमसे तो न ले भैया, ना ऐसे आ गया। अभी मत कहना कि अगर पानी मिला दिया तो अशुद्ध, हाँ पानी मिला दिया तो पहले से पानी था उसमें और मिला दिया। वैसे दूध वाले बड़े खतरनाक होते, दूध वाले से बच के रहो भाई। वो कहेंगे भैया कि ना अम्मा ना, हमने एकदम शुद्ध दूध अब ना भैंस से दूध के लाए हैं, लेकिन उसमें सही में जान लो कि कुछ ना कुछ उसमें पानी मिला ही देते हैं। हकीकत जान लो, जितना भी कहें कि नहीं भैया हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदार नहीं रहते हैं भाई, उनको प्रॉफिट भी देखना है यार। अब आओ पदार्थ की बात करते हैं। हम पदार्थ को दो भागों में बांट देते हैं, एक तो है हमारा शुद्ध पदार्थ, एक है हमारा मिश्रण, जो कि अशुद्ध पदार्थ भी बोल सकते हो। अब शुद्ध पदार्थ में क्या है, जो तत्व होते हैं हमारे, जो यौगिक होते हैं, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक ये दोनों हमारे क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। परेशान न हो, इन सभी के डिफिनेशन के साथ आपको पढ़ाऊंगा, आपको एक ही चीज क्लियर करूंगा। तो बस अब यहां भी जान लो कि जितने तत्व और यौगिक हैं वही हमारे केवल शुद्ध पदार्थ हैं। जितने भी तत्व हमें मिले, अभी तो आपको पता है ना कि 118 तत्व ही अभी तक खोजे गए, सारे के तत्व जितने भी हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे प्रोटॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जितने भी हैं वो सबके सब हमारे शुद्ध पदार्थ हैं। यौगिक भी हमारे शुद्ध पदार्थ हैं, जैसे H2O, H2SO4 और क्या बोलते हैं HCl, ये सब क्या है, यौगिक है। तो यौगिक भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। क्योंकि मान लो हमने एक शीशी में लिया, ये भर लिया H2SO4, इसमें भरा है H2SO4। अब क्या ये हमारी जो अम्ल की शीशी है, किसकी, अम्ल की शीशी जिसमें H2SO4 है, और H2SO4 के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है।
अगर इसमें मैंने पानी मिला दिया एक्स्ट्रा, इसमें मैंने पानी मिला दिया या अन्य कोई चीज मिला दी तो ये अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। फिर आता है हमारा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा मिश्रण। मिश्रण में पहला क्या आएगा? समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगी वीडियो पढ़ के। बस शुरू से अंत तक क्लास जरूर देख लेना। क्या है? समांगी और विषमांगी। अभी बता दें ना, हम ना बताओ इस सब की वीडियो अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे यार, परेशान ना हो। एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ने वाले हैं। अब आता है तत्वों का वर्गीकरण। हमारे पास तत्व है ना 118 तत्व। जब उन 118 तत्वों को बांटा गया तो इतने भाग हमको मिले। अब कौन कौन से? जितने भी हमारे पास 118 तत्व हैं, उन 118 तत्व में धातु, अधातु और उपधातु पाए जाते हैं। क्या है? धातु, अधातु और उपधातु तीन भागों में बांटा गया। पहले धातु क्या होते हैं, क्या है इनका काम, इस सब चीज को बांधे। अब देखो यहां पे देखो, ये कुदाल उदाल ये सब क्या है? धातु है। क्या है? धातु। सर ऐसा मजा नहीं आ रही है, सब फील नहीं आ रहा है। अरे बस 2 मिनट हो जाओ, डिफिनीशन देखोगे सारी चीजें एकदम फील आ जाएगा। ये रही धातु की डिफिनीशन। अब आप समझो कि धातु है क्या, क्या मतलब होता है इसका। हम धातु के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। तो धातु वे तत्व हैं, पहले तो हम जानते ना तत्व कितने हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। भाई तत्व हमारे 3 प्रकार के हुए, 3 का वर्गीकरण किया गया 3 भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। तो पहला है धातु। तो कह रहे धातु वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः कैसे होते हैं? ठोस अवस्था। भाई तुमने जितनी धातु देखे होगे, लोहा, एल्यूमिनियम और क्या बोलते हैं सोना। अरे यार वो तो सबसे फेवरेट है। हाँ सोना बहु महंगा, 1 लाख रुपया तक पहुंच चुका है दाम। भाई 10 ग्राम सोने का दाम 1 लाख रुपया। भाई जहां पर 3500 रुपए का था, आज वो कहां पहुंच गया। भाई पहले के समय में सस्ता था, आज जो है महंगा हो गया। और जो है गहना मंगाओ, क्या करना है। पैसा, सारा गेम पैसे का है। जितना पैसा होगा उतना सोना। कुछ लोग होते हैं ना सोने की चैन, सोने की घड़ी, कार सब पहन लेते हैं यार। तो धातु वे तत्व है जो समानतः ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, चमकदार होते हैं। मतलब कैसे रहते हैं? चमकते रहते हैं। भाई सोना चमकता है, लोहा भी चमकता है, सारी धातुएं क्या है? हमेशा चमकती रहती हैं। साथ ही साथ अगर हथौड़े से इनको पीटते हैं तो ये चपटे बनाए जा सकते हैं। मतलब कि इनको पीट पीट के चादर जैसा बनाया जा सकता है। सोना का हम लोग चादर ही तो बनाए हैं। सोने को पीट पीट के क्या बनाया? हमने चादर बनाया। हाँ तो वही। साथ ही ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक हैं। अब सुचालक का मतलब समझ लो कि जैसे अगर अब लकड़ी से किसी मतलब तार को छुओगी, करंट मारेगा। अच्छा इसको मैं गर्म करूंगा तो यहां पे गर्म होगा नहीं। तो सुचालक का मतलब ये समझ लो कि अगर हम लोहा है, लोहे को जैसे ही हम किसी करंट वाले में टच कराएंगे तो मुझको करंट मारेगा। यानी जो यहां से करंट यहां तक फ्लो हो सकता है तो सुचालक कहलाएंगे, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, जिससे ऊष्मा प्रवाहित हो सके। सुचालक का मतलब है जिससे ऊष्मा और धारा प्रवाहित हो सके। अगर उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ऊष्मा प्रवाहित हो रही है तो क्या कहलाएगा? सुचालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुचालक कहलाएगा। मतलब विद्युत धारा ऐसे का ऐसे चला गया। लेकिन अगर नहीं हो रहा, जैसे लकड़ी है, लकड़ी से तुम एक तरफ लकड़ी गर्म करोगे, यहां पे लकड़ी कभी गर्म नहीं होगी। अगर लोहा यहां पे गर्म किए तो यहां पर भी गर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का सुचालक, यानी यहां पे गर्म करोगे, जैसे तवा गर्म करते हो या फिर कुकर जब गर्म किया जाता है नीचे, लेकिन कुकर का हैंडल भी गर्म हो जाता है, एकदम कॉर्नर में रहता है गर्म। क्यों? क्योंकि उससे ऊष्मा प्रवाहित हो पा रही है। तो ये सुचालक है, इसके बारे में ध्यान देना कि जो हमारा धातु होते हैं वो ऊष्मा विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। कौन कौन से? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम। ये सब के सब क्या हैं? हमारी धातुएं हैं। क्या है बेटा? ये सब की सब हमारी धातु हैं। अब इतना तो यार तुम लोग को पता ही होगा। हाँ ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, नहीं है तो बता देंगे, परेशान हो। ये सब जितनी चीजें हम यहाँ पे लिखी है, अरे बहुत सारी चीजें हैं यार इसमें, चांदी उंदी सब कुछ बहुत सारे, तांबा, पीतल सब धातुएं ही हैं। अब धातुओं का मुख्य विशेषता क्या है?
धातुएं चमकदार होती हैं क्योंकि इनकी धात्विक चमक पाई जाती है। भाई जाहिर सी बात है, जितनी धातु तुमने आज तक देखी होगी मुन्ना, समझा, जितनी भी धातु तुमने आज तक देखी होगी मुन्ना, वो सबके सब चमकदार होती है, होती ना भाई। सोना, चांदी, लोहा, अब लोहा में जंग लग गया तो बात दूसरी, पुराना लोहा है यार, उसको फिर से घिसो को फिर चमकने लगेगा। यानी जितनी धातुएं होती हैं सबके सब चमकदार होती हैं। दूसरा, हथौड़े से पीटने से चपटे हो जाते हैं, पीट पीट के हम लोग चादर बना डालते हैं। तो तार में खींचे जा सकते हैं। एक बात और देखो, एक बात यहां पे जान लो कि अगर हम हथौड़े से पीट करके चपटे बनाए जाते हैं तो इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहा जाता है। अगर धातु को पीट पीट के चादर बना देते हैं तो इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। अब कह रहा है तार बना देना, धातुओं को खींच करके तार बना देना। क्या कर देना? धातुओं को खींच करके तार बना देना। तार बना देना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? अब जैसे जानते ही हो, अब लकड़ी को खींच कर तार बना सकते हो? नहीं बना सकते। कहोगे सब प्लास्टिक को बना सकते हैं। अरे वो तो गर्म करने पे होता है, फिर तो वो भी गर्म करने। लेकिन भाई यार अन्य गुण तो नहीं है। क्या प्लास्टिक चमकती रहती है? नहीं, कभी नहीं चमकती। अब उसमें है कहाँ, पॉलिश वॉलिश कर दोगे तो कुछ भी चमकेगा। उस तरह तो लकड़ी भी चमकती है, लेकिन ऐसे उसके गुण नहीं पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है। दूसरी बात, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। एक तरफ अगर हम लोहे को गर्म करेंगे, यहां पर मान लो कोई एक लोहा है, इसको यहां पे गर्म करोगे तो यहां पर भी गर्म हो जाता है। विद्युत के सुचालक होते हैं। अब भैया अगर यहां पे तुमने विद्युत की तार टच करा दी, कसम से तुम यहां पर पकड़े हो तो निपट जाओगे। भाई मान लो भाई कितनी भी लंबी तार हो, लेकिन अगर एक तरफ अगर करंट टच करा दिया तो दूसरे तरफ तो करंट पहुंच ही जाएगी। तो इससे क्या क्या कहते हैं? विद्युत का सुचालक होना। और ये सब के सब ठोस होते हैं। एक ऐसा धातु है पारा। सारी धातु ठोस होती है, लेकिन पारा, ये हमारे थर्मामीटर होते हैं ना, डॉक्टर लोग, अब तो नए थर्मामीटर आ गए, पहले वाले होते थे ना कांच के, ऐसे होता, इसमें लिखा रहता था। तो पार इसमें इसके अंदर पाया जाता है पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो सामान्यता पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। याद रखना, पारा एक ऐसा धातु है जो सामान्यता पे किस में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्या यहां तक बात क्लियर? क्लियर? अरे होनी चाहिए यार, नहीं होगी तो कब होगी मुन्ना। फिर आता है अधातु। अब कहोगी सर वैसे ही कुछ होगा ना। ये धातु जो है ना, अधातु के जब एकदम उल्टे होते हैं, जैसे एक भाई सीधा तो दूसरा कह रहा है मैं टेढ़ा हूं। मतलब दूसरा भाई देखो हमेशा ना, बड़ा भाई सीधा है तो छोटा भाई कहता है टट 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 टट। तुमने समझा? तो मतलब छोटा भाई जो होता है बड़ा खतरनाक होता है, सीधा। बड़ा भाई हमेशा सीधा रहता है, बहुत रेयर केस हो बड़ा बिगड़ा निकल जाए, लेकिन जो बड़ा होता है वो सीधा होता है। लेकिन जो मझिला होता है, छोटा होता है, कसम से तुम लोग के भी छोटे भाई बहन है क्या? अगर तुम बड़े होगे सबसे तो भाई तुम सीधे होगे, और अगर तुम बीच वाले होगे तो बहुत खतरनाक होगे, मुझे पता है। अब कौन कौन खतरनाक है एक बार बताना, और कौन सीधा है। बड़े होगे तो पक्का कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैं बड़ा हूं, मैं सीधा हूं, और मेरा छोटा वाला भाई बड़ा खतरनाक है। और अगर तुम खतरनाक हो तो भी बताना कि हाँ सर मैं भी खतरनाक हूं। अब सच्चाई तो पता चले तुम लोग की। आगे आओ। तो अधातु की बात कर रहे हैं, तो अधातु कह रहा है अरे भाई पानी दे देना। अधातु क्या है? अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका कितना भी विद्युत धारा प्रवाहित करो, इसको कितना भी, यहां से हम टच कराएं, हम एकदम से कहेंगे मैं हाई वोल्टेज को भी टच करूंगा, करंट नहीं मारेगा, क्योंकि ये क्या है? कुचालक है। लकड़ी, कागज, पेंसिल, सब कुछ, ये सब कागज वगज क्या है, जितनी भी चीज आसपास है, ये मेरे पास कॉपी किताब है, ये भी क्या है? कुचालक है। अब इससे मैं किसी तार को टच करूंगा, क्या करंट मुझे मारेगा? नहीं मारेगा। लकड़ी, भाई ये दो कागज भी लकड़ी से ही प्राप्त होता है, ठीक, पेड़ से, क्या करंट मारेगा? नहीं मारेगा। प्लास्टिक मारे, अगर प्लास्टिक से अगर करंट लग रहा होता तो भाई उसके ऊपर, तार के ऊपर प्लास्टिक कौन चढ़ाता? पागल थोड़ी कोई। यानी उससे भी हमें विद्युत धारा, करंट नहीं लगेगा। और दूसरी बात, हथौड़े से अगर पटक दो इनके ऊपर, इसके ऊपर हथौड़ा मारेंगे, क्या टूट जाएगा ना? लेकिन लोहा तो टूटेगा नहीं, वो चिपट जाएगा, चपट जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन इस पे हथौड़ा मारो वाला, पट्टे से टूटेगा।
लकड़ी पे मारो टूट जाएगा, प्लास्टिक पे मारो टूट जाएगा। बहुत ठंड नहीं है, ज्यादा ठंड तो नहीं है। ओके ठंड। अब आ गया, देखो तो हथौड़े से पीटने पर कैसे हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब आता है अगला कि भैया ऑक्सीजन गैस। अब भैया ऑक्सीजन मेरे आसपास है, क्या है, इसको गर्म करेंगे तो गर्म हो जाएगा क्या? ओ, लेकिन पूरा कमरा थोड़ी गर्म होगा, जहां पे गर्म करोगे वहां, यानी कुचालक है। ये भी क्या है, कुचालक है। नाइट्रोजन जितनी गैस है, जितना हीलियम क्लोरीन, ये सब क्या है, हमारे कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, और ये सब हमारे कुचालक, यहाँ पे सल्फर है और रेड फास्फोरस है, हीरे, ये सब क्या होते हैं, हमारे कुचालक होते हैं। क्या होते हैं ना, ये हमारे सबके सब कुचालक हुआ करते हैं। गुण क्या है, ये चमकदार। पहली बात, जितनी धातुएं हैं मुन्ना याद रखो, जितनी धातुएं होती हैं इनमें चमक नहीं पाई जाती। इतने क्यों नहीं चमकते? अब वो पॉलिश करने के बाद चमक रहे हैं यार, फिर कह दो सर चमक तो रहे हैं, इनमें चमक नहीं पाई जाती। धातु देखो, अब एक तरफ सोना रख दो, एक तरफ प्लास्टिक रख दो, कौन चमकेगा, साइन करेगा? जाहिर सी बात है हमारा सोना चमकेगा। ठीक है, फिर आ गया ये अधातु जितने होते हैं ये अपारदर्शी होते हैं, मतलब इनसे आर पार देखा नहीं जा सकता। केवल आयोडीन एक ऐसा अधातु है जिसमें थोड़ी चमक होती है। यह भी नोट में इसको लिख लेना कि आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। फिकर है, हथौड़े से पीटने पर टूट जाते हैं। जो हमारी अधातुएं होती है मुन्ना, वो क्या होती हैं, हथौड़े से जैसे इनको पीटा जाता है ये पट्टे से टूट जाएंगी। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, भंगुर। क्या कहा जाता है, भंगुर यानी ब्रिटेल। देखो लकड़ी है, किसी चीज को पट्टे से हथौड़े से तोड़ो तो टूट जाता ना, तो इसी को ही हम कहते हैं भंगुर होना। भंगुर का मतलब किसी चीज को पटकने पे, उस पर कोई चीज हथौड़ा मारने पे टूट जाना ही भंगुर कहलाता है। ठीक है, फिर तार में नहीं बदलते, ऊष्मा विद्युत के कुछ आलोक होते हैं, इनसे ऊष्मा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा, ग्रेफाइट जिससे हमारी जो पेंसिल होती है, पेंसिल, पेंसिल के अंदर जो भैया हमारा जो ब्लैक रंग का होता है ना, उससे ग्रेफाइट कहते हैं। मान लो पेंसिल है, इसके अंदर ही होता है ना ऐसे ग्रे रंग का, तो वो ग्रेफाइट होता है। और उस पेंसिल का जो होता है ना ब्लैक रंग का ग्रेफाइट, उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। केवल ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु है। पहला आयोडीन एक ऐसा धातु है जिसमें चमक पाई जाती है, जो कि धातु का गुण है। और ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये दोनों अपवाद है। क्या है, अपवाद है। दूसरी बात, ये गैस, द्रव और ठोस तीनों अवस्था में पाए जा सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था, एक बात और, ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, एक ऐसी अधातु है जो तीनों अवस्था में पाई जाती है। ये भी याद कर लेना। यहां पे देखो हमारे जितने भी लाइक जितनी भी अधातु हैं वो तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन जो धातु होता है वो केवल केवल ठोस होता है, पारा को छोड़ करके। पारा द्रव में पाया जाता है। देखिए कोई भी धातु गैस अवस्था में नहीं पाई जाती। अधातु हमारी गैस होगी, ठोस भी होगा और लिक्विड भी होगा। लेकिन याद रखना कि हमारे जितनी भी धातु हैं वो कभी भी द्रव और गैस नहीं हो सकते, पारा को छोड़ करके। अब आता है उपधातु। ये उपधातु क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनकी संख्या कम है, 5 और होते, 5 6 बस हो गया। उपधातु क्या होते हैं, वे तत्व जिनमें कुछ गुण धातु और कुछ गुण अधातु के पाए जाते हैं। मतलब ये खिचड़ी वाले हैं। एक धातु कह रहा है हम अलग हैं, अधातु कह रहा है हम अलग हैं, तो कह रहा भैया हम दोनों वाले हैं। खिचड़ी। भाई देखो, जब दोनों वाले हों, एक धातु एक अधातु, और कुछ होते हैं जो दोनों वाले होते हैं, एक धातु कह रहा हम अलग हैं, एक कह रहा हम अलग हैं। और एक जैसे 3 भाई वाले होते हैं, 3 भाई के केस में जरूर, एक एकदम शांत, एक एकदम गुस्सा। अब एक कहता है एक शांत भी है, एक गुस्सा भी है, यानी दोनों के गुण इसके अंदर पाए जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं उपधातु। क्या कहेंगे, उपधातु। उपधातु विशेषता क्या है, ये दिखने में कि धातु जैसे होते हैं, चमक हो सकती है,
कुछ हद तक ऊष्मा विद्युत के सुचालक भी हो सकते हैं, यानी विद्युत धारा भी प्रवाहित हो सकती है। और ये ना तो पूर्ण रूप से धातु होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से अधातु होते हैं, दोनों में। और इनका उपयोग सेमी कंडक्टर के रूप में करते हैं। कंडक्टर मतलब कि अर्धचालक। देखो, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। सुचालक क्या होते हैं? जिससे विद्युत धारा और उसमें प्रवाहित हो सके। कुचालक क्या होता है? जिससे प्रवाहित ना हो सके विद्युत धारा। और अर्धचालक होते हैं जिससे थोड़ा बहुत विद्युत धारा प्रवाहित हो। हाँ ठीक है, जब धातु होगा तो धातु में विद्युत धारा ऐसा सर्रा के जाएगा, लेकिन जब अधातु होगा कहते हैं हम नहीं जा सकते, हमसे ना हो पाएगा। और जबकि हमारा उपधातु होगा वो कहेगा ठीक है भैया हम चले जाइए थे, क्या करें। यानी वो दोनों गुण रख रहा है ना, वो तेजी से नहीं जा सकता लेकिन जाएगा। आधा वो हमारा जो क्या है कुचालक, हम कहेगा तो हम तो जाने न दे भाई, जाओ जो करना कर लो। तो ये होता है बेटा हमारे धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु के नाम लिखे हैं बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। इन सभी के उपयोग भी अलग अलग हैं। जैसे बोरान को प्रतीक बी, सिलिकॉन, आर्सेनिक, लेड और हमारा एंटीमनी और हमारा टेल्यूरियम। इनका उपयोग क्या होता है? जो फाइबर ग्लास होते हैं, फाइबर ग्लास, फिर कांच भी बनाने में, कंप्यूटर के चिप बनाने में, सोलर सेल बनाने में, जो होता है ना सोलर सेल जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को स्टोर करेगा, फिर कीटनाशक के रूप में करेंगे हम आर्सेनिक का, बैटरी में, धातु मिश्रण में, मिश्र धातु बनाने में, इन सभी जगह पे इन उपधातुओं का उपयोग किया जाता है। हमें इतने ही हमारे उपधातु देखने को अधिकतर मिलते हैं, बाकी सब हमारे धातु और अधातु होते हैं। सबसे ज्यादा 91 धातुएं पाई जाती है, याद रखना। बाकी जो है हमारा 22 हमारे उपधातु होते हैं, बाकी हमारे वो होते हैं अधातु। ठीक है, आ गया यौगिक। 91 धातुएं होती हैं, ये 22 हमारी अधातु होती है। बेटा ये डेटा आगे पीछे कहीं रहता है, हर जगह याद रखना। 22 हमारी अधातु होते हैं, अब बाकी हमारे उपधातु होते हैं। अब आता है, देखो हमने तत्व पढ़ लिए जिसमें धातु, अधातु, धातु आए, फिर हमें यौगिक पढ़ना था। क्या पढ़ना था? यौगिक पढ़ना था। अब यौगिक क्या होता है इसको समझते हैं, क्योंकि भाई धातु पढ़ लिए, अधातु और यौगिक तीनों हमारे तत्व थे। तत्व और यौगिक के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तब देखो क्योंकि दोनों क्या है, तत्व जितने थे, जितने तत्वों के बारे में पढ़ा वो सबके सब शुद्ध पदार्थ। क्या है? शुद्ध पदार्थ, चाहे वो धातु, चाहे अधातु, चाहे उपधातु। अब हम पढ़ने वाले हैं यौगिक, और यौगिक भी क्या है? शुद्ध पदार्थ है। अब देखो कह रहा है यौगिक की परिभाषा, कह रहा है यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनते हैं, जिनका निर्माण निश्चित अनुपात से होता है। क्या कहा? कि यौगिक वे शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों, मतलब क्या करो, जैसे दो तत्व मिला दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिला करके तुमने अगर मान लो जल बना दिया, तो क्या दो तत्वों को मिला करके, उनके रासायनिक संयोजन का उपयोग करके जो हम तैयार करते हैं, और निश्चित अनुपात में, या नहीं कि 15 टू हाई। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि H15O16 बन गया जल, नहीं, एक निश्चित अनुपात में मिला करके। जैसे क्या होगा, कभी होगा जब हम 2 हाइड्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, अब इसकी अभिक्रिया जब आपस में कराएंगे तो हमारा जल का निर्माण होगा, 2 जल के अणु का निर्माण हुआ। यानी हम क्या करेंगे, जब निश्चित अनुपात में तत्वों को मिला करके, 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला करके जब हम किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अब तुम जितने भी जल, सल्फ्यूरिक एसिड, अब वाटर, सोडियम क्लोराइड, NaCl जो नमक होता है, जितने भी HCl, H2SO4, ये सब क्या है? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं, लेकिन सभी की क्वांटिटी क्या है? एक रासायनिक संयोजन से हुआ है और एक निश्चित अनुपात में। अब ऐसा नहीं है कि जैसे HCl बना है तो H2Cl बन जाए, नहीं, या फिर H2Cl2 कभी नहीं बनेगा। ये कभी भी HCl हो ही सकता, कोई यौगिक है ही नहीं है।
एक निश्चित एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर के ही यौगिक का निर्माण करेंगे, वो जो कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। तो वही कह रहा है कि यौगिक वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनते हैं और जिनका निर्माण निश्चित अनुपात में होता है। जब दोनों को हम निश्चित अनुपात में लेंगे और मिलाएंगे तब जाके हमारा यौगिक तैयार होगा। यानी जो यहां पर ये जो पानी है ना, ये पानी, ये हमारे पास ये पानी में गिरने, अरे गिर गया। ये जो पानी था, ये जो पानी है ना, तो पानी में H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण पाए जा रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण पाए जा रहे हैं और इसके अलावा अन्य कोई चीज नहीं। और जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों की जो मात्रा है ना, वो बराबर है, दोनों एकदम समान क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। विशेषताएं क्या होती है, हम लोग बात करते हैं यौगिक की, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा बनते हैं। भाई अपने से तो बनेगा नहीं कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप जुड़े, आए हाय मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलना चाह रहे हैं, हाँ चलो जुड़ जाते हैं, अब बना देते हैं ऑक्सीजन। जैसे हाइड्रोजन था, ये ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन ने कहा सुनो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने कहा हाँ हाइड्रोजन बोलो, मुझे हम तुम मिल जाते हैं। अपने से मिल जाएंगे ना, एक केमिकल अभिक्रिया होगी, रासायनिक परिवर्तन होगा, तब जाकर के मिलकर बनेंगे, जल का निर्माण होगा। इसमें शामिल तत्व एक निश्चित अनुपात में होता है, जाहिर सी बात है। अब जैसे जल बना है तो जल बनने के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, तब जाके बना है। यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, अब जैसे क्या कहा कि यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। अब जैसे यहां पे जो जल बना है, जल में किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से। हाइड्रोजन गैस अलग है, ऑक्सीजन गैस अलग है और जल हमारा अलग है। ये दोनों गैस हैं, ये हमारा द्रव है, ये दोनों गैस है, ये हमारा क्या है, द्रव है। तो कह रहा है कि यौगिक को गुण उनके जो घटक हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनसे बिल्कुल अलग होता है। इसके गुण और इसके गुण एकदम से अलग होंगे और इसे केवल रासायनिक विधियों से ही घटक तत्वों से विभाजित किया जाता है। अब सोचे जल बन गया, अब हम कह रहे हैं एक काम करते हैं, अब जैसा शादी कर लो, शादी में क्या था भाई, वकील को बुलाना जरूरत नहीं थी, गवाह बुलाने जरूरत नहीं थी, तुम गए मंदिर में, मांग भर दिए, मंगलसूत्र पहना दिए, माला पहना लिए, हो गई शादी, ठीक है चले आए। लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, पहले तुम कुछ और थे, जुड़ करके कुछ और बन गए हो, पर पहले लड़का लड़की थे, अब पति पत्नी बन गए हो। अब तुम अलग होना चाह रहे हो तो क्या आसानी से अलग हो जाओगे? क्या कोई लड़का लड़की शादी करने में अलग हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, केस लगाना पड़ेगा, ये हमका वैसे मारा था, ये हमका गिरिया हुआ था, ऐसा बोला था, वैसे बोला था, दुनिया भर के पंचायत होगी। तो कोर्ट कहेगा हम तुमको 3 महीने की वेट में दे रहे हैं और 3 महीने में अगर तुम्हें लग जाए कि हाँ मैं इसके साथ नहीं रहना चाह रहा हूं तो तुम लोग को अलग कर दिया जाएगा, तलाक दे दिया जाएगा, डाइवोर्स दिया जाएगा। यानी क्या हुआ, मिलना आसान था, मिलके निश्चित अनुपात में मिलके बन गए, लेकिन अलग करना होगा तो रासायनिक विधियों के द्वारा ही इन तत्वों को अलग किया जा सकता है, आसान तरीका नहीं है। ठीक है, ये था हमारा बेटा यौगिक। क्या था? यौगिक था। यहां पे देखो अब कह रहा है जैसे जल में हमारा ये है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना, कार्बन और ऑक्सीजन से। चीनी सुगर जो है C12H22 वगैरह कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो यहाँ पे क्या, जब कई चीज, अब देखो चीनी जो है ना हमारी, चीनी याद रखना ये हमारा यौगिक है और यौगिक होने की वजह से जो चीनी होता घर का वो शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ है, याद रखना। चीनी घर में जो है वो शुद्ध पदार्थ रखी हुई है। क्लियर है? आ गया। अब बहुत से लोग होते हैं एक्चुअली परमाणु, अणु और यौगिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर परमाणु क्या है और अणु क्या है और यौगिक क्या है। आज ये एकदम से क्लियर कर लेना कि आखिर परमाणु, अणु और यौगिक में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि जब हम H2SO4 की बात करते हैं तो ये यौगिक है, ये यौगिक है डैम श्योर, बट ये एक अणु भी है, ये अम्ल का एक अणु भी है, याद रखना।
क्या है, अणु भी है। अब आओ इन सबको डिफिनेशन के हिसाब से पहले देखेंगे, समझेंगे। मैं आपको इस चैप्टर में हर एक चीज बताने वाला हूं ताकि आपको चल के कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। अब आ गया, तो कह रहा है परिभाषा पहले देखते हैं किसकी, परमाणु की। तो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण है। अणु क्या है, यह एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता कण। इसने कहा कि रासायनिक अभिक्रिया में मैं भाग लेता हूं। अणु ने कहा कि जब दो परमाणु को मिला देते हैं, परमाणु कहा कि मैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कण है। अणु ने कहा कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिला देता है तो मुझे निर्माण होता है। और फिर यह यौगिक कह रहा है कि दो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बना होता है हमारा अणु। क्या कह रहा है, एक या एक से अधिक परमाणु मिल जाएं, एक या एक से अधिक परमाणु के कण से मिलता है हमारा अणु। और यौगिक कह रहा है कि दो या दो से अधिक, यह कहा कि एक, याद रखना ये बोला एक, और ये कहा दो, ये कहा एक, ये कहा दो। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। कहोगे सर इससे कहां से पता चल जाएगा, अब आगे देखो बहुत सी चीजें। यहां अणु कह रहा कि एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बन जाता है, और ये कह रहा कि हमारे पास कम से कम दो परमाणु होने चाहिए। अब देखो अणु क्या था, वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से मिनिमम, वो कह रहा कि आगे हम कितना हो बात दूसरी है, लेकिन अगर एक प्रकार का अगर परमाणु है उससे भी हमारे पास काम हो जाएगा। लेकिन इसने कहा कि तुम सोचो कि हम ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन जोड़ दे तो यौगिक बन जाएगा, नहीं। कहा है तुम्हारे पास दो होने चाहिए, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दो को जोड़ करके तुम बना सकते हो यौगिक। लेकिन तुम सोचो एक तत्व से, या फिर जैसे नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन को जोड़ के यौगिक बना दोगे, नहीं, ऐसा नहीं चलने वाला। आ गया बनावट, केवल एक परमाणु होता है। परमाणु क्या है, इसकी बनावट में केवल एक ही, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोना है, एजी चांदी है, एल्यूमिनियम है, ये सब के सब क्या है, हमारे परमाणु है। अकेला रहेगा, इसको किसी की जरूरत नहीं है। अणु कहता है एक ही या भिन्न तत्वों के परमाणु हो सकते हैं। क्या कह रहा, एक ही या भिन्न तत्वों के परमाणु हो सकते हैं, या तो एक हो, एक ही जैसा हो, या फिर भिन्न भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, या फिर हमारा क्या बोलते हैं जल, ये भी हमारा एक अणु है। H2SO4 ये भी हमारा एक अणु है। क्या है, अणु। आगे आओ, अब यौगिक की बात करते हैं। इसने कहा कि तुम दो या दो से अधिक हमेशा भिन्न तत्वों के परमाणु होने चाहिए, एक तत्व के परमाणु नहीं। कि एक तत्व बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, 2 मिनट रुक जाओ, मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, परेशान ना होना, कंफ्यूज हो रहे होगे, मुझे पता है, मैं जान रहा हूं, लेकिन परेशान ना होना। अणु कहता है कि अगर तुम्हारे पास सेम भी है तो मैं काम चला लूंगा, लेकिन परमाणु कहता है कि मुझे तो कम से कम दो तत्व चाहिए ही चाहिए, भिन्न तत्व चाहिए। अगर तुम सोचो कि एक ही वाले से मिलाकर के बन जाए तो ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन ये कहता कि मैं एक वाले से भी बना लूंगा। ठीक कह रहा है, स्वतंत्र अस्तित्व में रह सकते हैं। अब आओ मैं इसको अब थोड़ा सा अलग तरीके से बताता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे हाइड्रोजन क्या है, ये हमारा परमाणु है। फिर इसके बाद मैंने कहा कि अणु क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और जल है, H2SO4, ये सब कुछ हमारे क्या हैं, अणु हैं। और यौगिक क्या है, H2SO4 और H2O, HCl। तुमने कुछ डिफरेंस देखा, डिफरेंस बस इतना का है कि अणु जो है, अणु जितने यौगिक होते हैं, सारे यौगिक जितने भी यौगिक हैं वो अणु हो सकते हैं। सारे यौगिक हमारे अणु होंगे, जितने भी यौगिक, इसमें हम कुछ भी भर दें, जितने भी NaCl है और कौन सा HCl है, हाँ हमारा क्या है, जितने भी चीजें पाई जाए, लेकिन दो या दो से अधिक मिले हो, Na2SO4 है, सोडियम सल्फर, K2SO4 है, जितने यौगिक हैं सारे यौगिक हमारे अणु होंगे, सारे यौगिक हमारे अणु हो सकते हैं। लेकिन
सारे अणु यौगिक नहीं हो सकते। जैसे सेम प्रकार की, जैसे ऑक्सीजन, ये क्या सेम प्रकार का, दो ऑक्सीजन से मिलकर बना गया है, ये दो हाइड्रोजन से मिलकर बन गया है, ये दो नाइट्रोजन से मिलकर बन गया है। यानी अगर सेम प्रकार के हैं, सेम प्रकार के तत्वों से परमाणु से मिलकर बने हैं, तो वो अणु हमारे यौगिक नहीं होंगे। बस यही डिफरेंस है। अणु में सब कुछ आ जाएंगे, सारे यौगिक हमारे अणु कहलाएंगे। जितने कंपाउंड्स हम तैयार कर लेंगे, चीनी है, शुगर, ये सब यौगिक सबके सब हमारे अणु कहलाएंगे। लेकिन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं, वो हमारे यौगिक नहीं कहलाएंगे। यौगिक हमेशा याद रखना दो या दो से अधिक तत्व हों। अब जैसे जल, ये भी हमारा यौगिक है, ये हमारा यौगिक है, क्योंकि इसमें दो से अधिक तत्व हैं। इसमें केवल एक तत्व है नाइट्रोजन, इसमें भी एक तत्व हाइड्रोजन, इसमें भी ऑक्सीजन एक तत्व है। लेकिन इसमें क्या है, दो या दो से अधिक तत्व मिले हुए हैं, इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। क्लियर है? अब मुझे लगता है कि अगर नहीं है तो एक बार वीडियो को फिर से शुरू से यहां करना और फिर से देख लेना। यौगिक में याद रखना कि दो या दो से अधिक तत्व होना चाहिए, लेकिन अणु कहता है कि तुम एको वाले हो तो हम ले लेंगे। यानी ये सारे यौगिक को अणु एडॉप्ट कर लेगा। अणु में इतनी क्षमता है कि सभी यौगिक को अंदर अपने ले सकता। कहता कि जितने भी यौगिक हो सब अणु कहलाओगे। लेकिन यौगिक कहता है कि ठीक है, मैं केवल उनको लूंगा जो अलग तत्वों से मिलकर बने हो, जैसे जल है, H2SO4 सब कुछ मैं ले लूंगा। लेकिन मैं ये जो सिंगल तत्वों से बने हुए हैं, जो सिंगल तत्वों से बने हुए हैं, मैं इनको ना लूंगा, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। यानी सिंगल तत्व वाले यौगिक कभी भी नहीं कहलाएंगे। और ये परमाणु का तो मुद्दा अलग है। ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, AU, ये सब हमारे क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। कहते हैं परमाणु। ठीक है, क्लियर? अब आगे आओ। यहाँ पे एग्जाम्पल था, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये हमारा मॉलिक्यूल्स है, ये हमारा अणु है, ये हमारा क्या है, ये हमारे कंपाउंड है, यौगिक। इसमें तुम देख सकते हो अणु में कह रहा है कि हम एक प्रकार से मिलकर बने होंगे, एक से, और कंपाउंड कह रहा है कि हमें दो होने चाहिए, दो प्रकार के तत्व होने चाहिए, तभी हम मानेंगे, नहीं तो नहीं। ये इनके बीच में डिफरेंस है जो कि ऑलरेडी हमने देख लिया है। यहां पर फिर से बार तत्व और यौगिक के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, जिसको आप लोग एक बार अच्छे से पूरा तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछ रह जाता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं तत्व और यौगिक के बारे में, लेकिन इसको भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, अब आता है तत्व और कंपाउंड्स, हमने इसको देख लिया। अब मिश्रण और यौगिक को समझते हैं। पहले हम लोग मिश्रण को पढ़ेंगे। यौगिक के बारे में तो सारी चीजें हम जानते हैं, लेकिन पहले हम मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिश्रण के बारे में। देख भाई, अब आते हैं एक्सपेरिमेंट्स की बात। हम अब प्रयोग करेंगे, दुनिया भर के प्रयोग होंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे। देख भाई, सिंपल सी बात की जाए, अभी हमने केवल पढ़ा तत्व और यौगिक। अब पढ़ेंगे हम लोग मिश्रण, फिर विलयन, फिर तमाम चीज, दुनिया भर की सारी चीजें। तो आखिर क्या बला होती है ये मिश्रण की, क्या है ये सब चीज? तो मिश्रण के डिफिनेशन देखो। कह रहा है मिश्रण हुआ पदार्थ, देखो शुद्ध पदार्थ खत्म हो चुका है, याद रखना। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये अशुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ की कहानी खत्म, अब अशुद्ध पदार्थ। यानी एक प्रकार से यहां पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो समझ लो कि ये शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध, और ये यौगिक जो होता है हमारा शुद्ध होता है। अब शुद्ध और अशुद्ध में कंपेयर किया गया है, यहां पर शुद्ध और अशुद्ध में कंपेयर किया गया है, इस बात का ध्यान रखना। इसको हम एक काम कर लेते हैं, इसको आगे रख लेते हैं, फिर वहां पढ़ा जाएगा। हाँ, तो वहां पर आएगा ना, जब मिश्रण पढ़ लेंगे तब यौगिक पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आगे तो कह रहा है कि मिश्रण जो होता है वो आखिर है क्या? कह रहा है मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों, यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला दो। किसी भी अनुपात में, जब हम तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला रहे थे तो हमारा यौगिक तैयार हो रहा था। अब कह रहा तुम तत्वों को लो और यौगिक लो, जाऊं ता मिले ऐसा ऐसा मिला डालो, निश्चित अनुपात में मिलाओगे तो यौगिक बन जा रहा था। लेकिन कह रहा आप यौगिक को भी लो, कोई भी यौगिक उठाओ,
कुछ भी उठाओ और मिला डालो। जब तुम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाओगे तो जो तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। देखो जब यौगिक तैयार हो रहा था, जैसे H2SO हमारा तैयार हो गया, H2SO4 तैयार हो गया, तो क्या हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं? नहीं। लेकिन मिश्रण के केस में ऐसा है कि तुमने किसी भी अनुपात में मिला डाला है, कुछ भी मिला डाला है, तो जो तैयार होगा जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया, अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब वहां पे दिखाऊंगा, बताऊंगा। अभी पहले ये समझ लो कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाएंगे तो जो तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। मान लो मैं कैसे दिखा दूं। यहां पर नहीं, अगला एक्सपेरिमेंट जब वहां पर आएगा मैं आपको बता दूंगा। एक्सपेरिमेंट जब करूंगा तो वहां पर समझा दूंगा। बस ये जान लो कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। तो अब यहां पे उसकी एक अच्छी डिफिनेशन लिखी हुई है, इसको ध्यान लेना कि जब दो या दो से अधिक तत्वों यौगिक को किसी भी अनुपात में, भाई जाहिर सी बात है, अब तुम लो चीनी और वो ले लो, पानी ले लो, या फिर तुम चीनी ले लो, चाय पत्ती ले लो। मैं चीनी और चाय पत्ती का मिश्रण करूंगा, वहां पे आपको बताऊंगा चीनी चाय पत्ती से मेरे सारे होंगे। सारा एक्सपेरिमेंट चीनी पानी का है, याद रखना, ठीक है? मजा आएगी। तो चीनी पानी को लो और मिला डालो, किसी भी अनुपात में मिला दो, लिया तैयार हो गया। तो जो मैटर तैयार हुआ, जो कुछ भी तैयार होगा, उससे हम क्या कहेंगे? मिश्रण है। खिचड़ी मिश्रण, खिचड़ी, हाँ वो खिचड़ी तैयार होती है ना, वो भी मिक्सचर है। क्या है? वो भी मिक्सचर है। तुमने तुम्हारे सारे खिलौने वो रखे, खिलौने तुमने, तुम्हारे कपड़े इकट्ठा रखे अलमारी में, खिलौने थोड़ी खिलोगे, बड़े हो गए, वो जो सारे इकट्ठे रहे वो भी कपड़े का मिक्सचर है। क्या है? कपड़ों का मिक्सचर है। जब कई चीजों को इकट्ठा किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, जो तैयार होता है उसे मिश्रण कहा जाता है। चीनी, जल में चीनी मिला देना, ब्लड में बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, वायु, बालू, नमक आदि मिला दो। अब जैसे बालू को पानी मिला दो, मिक्सचर है। बालू में कंकड़ पत्थर मिला दो, मिक्सचर है। बालू में नमक मिला दो, मिक्सचर है। बालू में कुछ भी मिला दो, मिक्सचर है। बालू में तुमको मिला दो, मिक्सचर है। तुम में बालू मिला दो, मिक्सचर है। तुम मिला दो, मिक्सचर। मजाक कर रहा हूं यार, थोड़ा सा दिल पे मत ले लेना। यानी जैसे नींबू पानी मिला दो, क्या है? मिक्सचर है। पानी में तुम शहद मिला रहे हो, मिक्सचर है। पानी में तुम जहर मिला रहे हो, मिक्सचर है। अब सुसाइड मत कर लेना यार कि सर अब तो मैं सुसाइड कर लूंगा, जाओ। ऐसी चीज नहीं करते। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण। पहला क्या है? समांगी मिश्रण है। अब इसको समझो, देखो मिश्रण के दो प्रकार होते हैं, समांगी और होता है एक विषमांगी। पहले समांगी मिश्रण देखते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव महत्वपूर्ण मिश्रण में, क्या है? ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित हो, समांगी मिश्रण कहलाएगा। और तथा मिश्रण में उपस्थित अवयव समान प्रवस्था में होते हैं और पूरे मिश्रण में इनका संगठन समान होता है, तो उसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। पूरे में इसका संगठन समान होता है। या फिर छोटी डिफिनेशन ऐसे लिख लो, वह मिश्रण जिसमें एक पदार्थ को, ये आसान डिफरेंस है, दूसरे पदार्थ में मिलाने के बाद दोनों में अंतर ना कर सके अथवा नहीं, अर्थात दोनों को, मेरी राइटिंग थोड़ा सा बहुत खराब है, माफी चाहूंगा, दोनों को अलग अलग देखा ना जा सके। मिलाने के बाद दोनों को अलग अलग देखा ना जा सके तो उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। मतलब दोनों को ऐसा मिला दो
कि दोनों को फिर अलग अलग देखा ही ना जा सके, मतलब कि दो पदार्थ हो, दोनों को आपस में मिला दो और फिर मिलाने के बाद हम दोनों को अलग अलग ना देख पाए, तो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे यहां पे उदाहरण में लिखा है, नमक और जल को घोलने पर, नमक और जल को घोल लो तो क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। एक एक्सपेरिमेंट कर ही लेते हैं, चलो कर लिया जाए, चलो और देखते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि देखो, अभी हमने पढ़ लिया ना कि आखिर समांगी मिश्रण क्या होता है। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि क्या अगर हम चीनी को पानी में मिलाएंगे वो घुलेगा कि नहीं घुलेगा। और देखना कि जब हम क्या करेंगे, चीनी को पानी में घोलेंगे, जैसे जैसे आपने घर में भी शरबत बनाए होगा ना, तो शरबत में तुमने देखा होगा कि कुछ समय बाद जब चीनी घुल जाती है, तो घुलने के बाद चीनी इसमें दिखाई देना बंद कर देती है। अभी तो घोलना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन एक समय आएगा जब इसमें चीनी दिखाई नहीं देगी। तो जब इसमें चीनी और पानी दिखाई देना बंद हो जाए, हम दोनों को पता ना कर पाए कि ये चीनी है ये पानी है, तो उससे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। तो समझ में आ गया? यानी यहां तक तो आपको अब समांगी मिश्रण क्लियर हो गया कि जब दो पदार्थों को मिला दो और दोनों दिखाई ना दें, चीनी पानी को मिला दो और पानी में नमक मिला दो, दोनों मिला दो और दिखाई न दे, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? समांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। ये डिफिनेशन याद कर लेना। अब यहां पे ये देखो, इसमें पानी और जो भी शरबत मिला दिया गया, क्या दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या है? एक समांगी मिश्रण ही है। जूस, गन्ने का जूस, गन्ने में जो भी कुछ मिला के दिखाई देता है, पुदीना डाल देते हैं दिखाई देता है, क्या पानी में नींबू डाल दो, पानी में नींबू डाल दो, क्या है? समांगी मिश्रण। जो चीजें अलग अलग दिखाई न दे, माइंड में रख लो, जब जब दो पदार्थ मतलब अलग अलग दिखाई नहीं देता है, उससे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। समांगी मिश्रण के प्रकार देखो। समांगी मिश्रण ये मत सोचना कि केवल पानी चीनी से बस होता है, मैं हर एक चीज को डिटेल में बता रहा हूं। जब द्रव में द्रव को मिला दो, समांगी मिश्रण के हम प्रकार बता रहे हैं। अभी ये देखो, ये आपके सिलेबस में इतना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। कुछ बुक में दिया हुआ है, बट सारे बुक में नहीं दिया हुआ है। बस आपको बस एज ए ये नॉलेज पता होना चाहिए कि जो समांगी मिश्रण है, अब जैसे द्रव में द्रव, जैसे क्या बोल दो कि पानी और शराब को मिला दो, दोनों पानी भी द्रव है और शराब भी द्रव है, अल्कोहल भी, दोनों को मिला दो तो वो भी क्या है? मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। पेट्रोल और डीजल को मिला दो, वो भी क्या है? समांगी मिश्रण है। मैंने बताया था ना, तुम नींबू लो, नींबू वो भी लिक्विड होता है और उसको पानी मिला दो, तो ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाएंगे जब द्रव को द्रव में मिलाया जाए। ठोस को द्रव मिला दे, जैसे ठोस को ठोस में मिला दो। जैसे एक तरफ हमारा क्या था, पीतल लिया और तांबे को मिला दो। जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ता का मिला हुआ है, तो जब ठोस को ठोस में देखो, तांबा भी ठोस जस्ता भी ठोस, दोनों ठोस ने, दोनों को मिला दिया तो बन गया पीतल। तो पीतल एक क्या है? एक मिश्र धातु है। क्या? एक मिश्र धातु है, जो कि एक समांगी मिश्रण है। क्या ये तो पीतल का बर्तन होगा ना घर में पूजा करने वाले, तो क्या उसमें तुम तांबा और जस्ता अलग अलग देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, तो वो भी एक मिश्रण है। स्टील जो होता है, स्टील वो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। क्या अलग अलग देख सकते हो? नहीं। अब गैस में गैस का देख लो, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अन्य गैसें मिली होती हैं हमारे आसपास। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैस मिली हुई हैं, तो ये सभी गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण। कहते हैं ना, कई सारे गैस मिली हुई है। जब जैसे नमकीन, एक नमकीन दूसरे नमकीन मिला दो, लाई मिला दो, तो वो क्या है? ठोस का ठोस में मिश्रण है। ठोस का द्रव में, ठोस का द्रव में अधिकतर हम लोग यही पढ़ा करते हैं। चीनी क्या है? ठोस है। पानी, चीनी का घोल, नमक है चीनी का घोल, पानी, और देखो चीनी क्या है? ठोस, पानी क्या? द्रव। जब ठोस को द्रव में मिला दो या द्रव को ठोस मिला दो, तो ये भी मिश्रण है हमारा। गैस में द्रव मिला दो, जैसे ऑक्सीजन युक्त पानी। तो ओवरऑल ये जान लो कि मिक्सर, केवल ये मत सोचना कि केवल नमक पानी से मिला दो, इनकी कई प्रकार भी होते हैं। जब हम द्रव को द्रव मिलाएंगे तो भी मिश्रण तैयार होगा, ठोस को ठोस मिलाएंगे तो भी मिश्रण तैयार होगा, गैस को गैस मिला दो, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन गैस मिला दो तो भी मिक्सर तैयार हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को मिला दो तो भी मिक्सर तैयार हो जाएगा। फिर नमक पानी मिला दो, ठोस यानी द्रव को मिला दो तो भी मिश्रण तैयार हो जाएगा। यानी मिश्रण को हम कई तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है आगे विषमांगी मिश्रण। ये एक ऐसा, मतलब कि लाइक डिफरेंट है, एकदम आसान है। यह एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें सभी अवयव संपूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं।
मतलब समान रूप से नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब जैसे लाइक कोई दो सामान मिलाओ और दोनों अलग अलग दिखाई दे। अब जैसे तुमने लिया पानी, पानी भरा हुआ है और पानी में तुमने मिला दिया बालू, बालू डाल दिया, तो क्या बालू दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? आंख बंद कर लिए, सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सर मैं नहीं दे पा रहा। अरे आंख बंद किया यार, आंख खोल, ओ सर दिखाई दे रहा है। ऐसा मत करना। लेकिन ये सिंपल जान लो कि अगर पानी में बालू मिला है तो बालू हमको दिखाई देगा, और अगर हम दोनों पदार्थ जिनको मिलाए हैं और दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ये बालू है ये पानी है, तो ये क्या कहलाएगा? विषमांगी। कोई भी चीज, जैसे लाई और हमारा वो है, एक सेकंड, मैं लाई और नमक क्या बोला कहता है वहां पे, सॉरी सॉरी वहां पे नहीं, दोनों चीज को मिलाओ, दोनों दिखाई ना दे, मिलने के बाद अलग अलग हम लोग देख ना सके। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस, दोनों को मिलाएंगे तो दोनों देख नहीं सकते आपस में कि यह हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन है। वहां पे लगता मैं लाई और विषमांगी सोच रहा था, नहीं वो नहीं होगा, याद रखना, ठीक है? माफी चाहूंगा वहां के लिए, जो ना लाई और शायद बोल दिया था, वो विषमांगी हो जाएगा। लाई और नमकीन दोनों को मिला दो, क्या लाई और नमकीन मिलाने के बाद क्या तुम लाई में लाई को नहीं देख पाते? लाई भी दिखाई देती है अलग से, और हमारा ये नमकीन भी दिखाई देता है। हम लोग इतना देख पाते कि दोनों को अलग भी कर सकते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसमें हम दोनों को अलग अलग देख सकें और दोनों को अलग अलग निकाल भी सकते हैं, उनको अलग भी कर सकते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। जैसे लोहे का बुरादा बालू, इनको मिला दो, ये भी हमारा क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। एक काम करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जब चीनी और हमारे पास चाय पत्ती, सर आप तो पूरा लगता है चीनी चाय पत्ती की बात फिर से कर रहे हैं, यानी कि चाय बनाने का क्या? चलो वीडियो में देखो पता चल जाएगा क्या होने वाला है। अब हम क्या है कि चीनी और चाय पत्ती के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि अभी हमने डिफिनेशन में देखा कि जब दो पदार्थों को मिलाओ और दोनों पदार्थ को हम अलग अलग देख सकते हैं, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब हम यहाँ पे रखे हैं चीनी, यहाँ पे रखे चाय पत्ती। आप सोच रहे हो कि सर मौके में चाय बनाने सोच रहे क्या ना? ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जब हम चीनी को चाय पत्ती मिलाते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें चीनी और चाय पत्ती अलग अलग दिखाई दे रही है। यानी जब हम दो पदार्थों को मिलाएं दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। तो ये चीनी और पानी, अरे चीनी और हमारा ये चाय पत्ती का जो मिश्रण है क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। वीडियो में समझ में आया? यानी जब देखो जैसे चीनी और चाय पत्ती था, तो चीनी और चाय पत्ती अलग अलग दिखाई दे रहा था नहीं? चीनी और चाय पत्ती दिखाई दे रहा था नहीं? बस वही, यानी जब दोनों पदार्थ ऐसे मिलाए गए हों, दोनों को अलग अलग हम देख सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब जैसे कई सारे फल हैं, कई सारे फल हैं, ये हमारे समांगी मिश्रण है। लेकिन जो ये फल मिलाए गए हैं, फलों का जूस मिला देते हैं, तो जूस में तो हमें पता नहीं चल रहा कौन सा, ये सेब मिला है कि संतरा की कीवी, क्या मिला हुआ इसमें, कुछ भी मिल सकता है, हम अलग अलग देख नहीं सकते हैं, पता नहीं चल रहा, इस वजह से मांगी। लेकिन इससे हम क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें अंगूर पता नहीं जितने फल हैं, कीवी वी सब, हमें सेब, सब कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। यानी सभी पदार्थों को हम अलग अलग देख सकते हैं, तो उसे विषमांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण कहा जाएगा, जहां पर हम दोनों या जितने भी पदार्थों को मिलाया गया है सारे पदार्थों को अलग अलग देख सकते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब आ जाओ मिश्रण और यौगिक को समझते हैं। यौगिक क्या था? अब जैसे यौगिक में क्या था? H2SO4, जल, सब कुछ मिला हुआ है, दोनों तत्व जब मिल गए थे, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, तो भैया बन गया H2SO4। तो क्या अब उसमें हाइड्रोजन दिखाई देता है? जल में क्या जल में तुम्हें हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं। क्या तुम्हें जल में ऑक्सीजन दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो वो हमारा यौगिक है। अब आओ समझो मिश्रण। इसमें कह रहा है इस मिश्रण क्या है? तत्व और यौगिक, जितने भी तत्व और यौगिक मिलकर के मिश्रण का निर्माण करते हैं, तत्व और यौगिक मिलकर के मिश्रण का निर्माण करते हैं, यौगिक भी इसमें शामिल है मिश्रण में। लेकिन यौगिक कहता है तत्वों की क्रिया करके, जब कई तत्व आपस में मिलकर, जैसे हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ये सब तत्व हैं, जब तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो यौगिक कहलाता है। इसने कहा कि तुम्हें तो हम तुमका अंदर ले लेती, तुम्हों को मिला के जब कुछ हम बनाएंगे तो वो मिश्रण कहलाएगा। यानी यौगिक को मिलाने पर जो तैयार होगा, जैसे जल, हम क्या करते हैं? जल लेते हैं कि नहीं लेते? क्या जल एक यौगिक है? और इसमें हम मिला देते हैं शुगर, C6H12, अरे C12H22O11, हमने चीनी मिला दिया,
तो ये क्या हुआ, दो यौगिकों को हम मिला करके हम क्या बना ले रहे हैं, मिक्सचर बना ले रहे हैं। और यौगिक कहता है कि हम तो तत्वों से मिलकर बस बनते हैं। यहां पर क्या है, मिश्रण तत्व और यौगिक दोनों को मिलाने से बन जाएगा, लेकिन जो यौगिक होगा वो केवल तत्वों से ही मिलकर के बनेगा। मिश्रण करा है, यह नया पदार्थ नहीं होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, नया पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें भी देखो चीनी और पानी मिलाएंगे तो कुछ नया बना क्या, भले शरबत है लेकिन उसमें चीनी पानी अभी भी हम अलग अलग निकाल सकते हैं, इन्हें भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। लेकिन जब हमने हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाया और जल का निर्माण हुआ, तो एक ये नया पदार्थ बन गया। ये गैस था, ये गैस था, ये द्रव बन गया, यानी एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। ये नया पदार्थ नहीं है, चीनी पानी का वो तो घोल है, लेकिन वो नया पदार्थ नहीं बना कुछ। अभी भी चीनी पानी अलग किया जा सकता गर्म करके, ये भौतिक विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। भौतिक विधि, गर्म करना, सुखाना, पीटना कूटना, ये भौतिक विधि है। लेकिन भौतिक विधि के द्वारा पानी को से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते, केवल रासायनिक विधियों के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। मैं तो पानी का उदाहरण दे रहा हूं। मान लो H2SO4 है, तो इसमें से हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन अलग करना हुआ तो रासायनिक विधि शायद काम आए, अदरवाइज अलग नहीं किया जा सकता। क्या सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म करके तुम हाइड्रोजन निकाल सकते हो? कभी भी नहीं निकाल सकते। लेकिन जब पानी और चीनी को मिलाओगे तो पानी को गर्म करके उड़ा करके चीनी फिर से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसमें उपस्थित संगठक अपने अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं। इनके जो गुण, चीनी अपना गुण दिखाएगा नहीं कि मीठा रहेगा, पानी अपना गुण दिखाएगा, दोनों अपने अपने गुणधर्म दिखाई देंगे। लेकिन जब हमारा यहां यौगिक होगा, जब ऑक्सीजन और हमारा हाइड्रोजन गैस दोनों मिलेंगे, तो क्या इसमें गुण दिखाई देते हैं? नहीं, इसमें नए गुण बन जाएंगे, नए गुणों का निर्माण हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो ये दोनों गैस थे, अब ये द्रव बन गया, यानी इन दोनों के गुण इससे एकदम अलग होंगे। यौगिक के गुण जिससे बना हुआ जितने भी तत्व थे एकदम उससे अलग होगा। अब एक बात और है, इसके संगठनों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, इनके संगठनों को नियत अनुपात में मिलाया जाता है। इसको हम इसके संगठनों को किसी भी मिला सकते हैं, योग मिश्रण में कुछ भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये था हमारा तत्व और यौगिक, इसको तैयार कर लेना। अब आता है विलयन। विलयन थोड़ा सा डिफरेंट है, मजेदार है। लेकिन विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण है। कह रहा है जब तुम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाओ और जो तैयार होगा उससे हम क्या कहेंगे? विलयन। लेकिन वो समांगी मिश्रण होना चाहिए, यानी जब हम दो पदार्थों को मिलाएं और दोनों में भेद ना कर पाए कि ये क्या है ये क्या है। जैसे चीनी हमारा क्या होगा? विलेय पदार्थ होगा, और पानी हमारा विलायक होगा। जब चीनी और पानी को आपस में मिलाएंगे, तो जो तैयार होगा वो हमारा विलयन होगा। ये भी एक्सपेरिमेंट में, चलो इसको भी देख लेते हैं कि हम किस प्रकार से एक विलयन को तैयार कर सकते हैं। और विलयन में एक जरूरत बात यह है कि इसमें एक ठोस होगा, एक हमारे पास द्रव होगा, इस बात का ध्यान रखना। अभी बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक विलेय पदार्थ होगा, एक विलायक। विलेय में हम विलेय जो होगा जिससे हम मिलाएंगे, और विलायक जो होगा जिसमें मिलाएंगे। चलो पहले वीडियो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वहां पे समझ लेते हैं। जैसा कि हमने अपने विलयन के डिफिनेशन में देखा कि जब हम विलेय पदार्थ यानी चीनी को जब हम पानी में मिलाते हैं तो चीनी पानी में एकदम से घुल जाती है। तो जिससे हम क्या कहते हैं, जब विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो हमारा विलयन तैयार होता है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, चीनी को पानी में मिलाने वाले हैं। तो चीनी और पानी का जो घोल होता है, यानी विलेय और विलायक का जो घोल होता है, उससे हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। और ये क्या एक समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें चीनी और पानी दोनों अलग अलग नहीं दिखाई देते। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर विलयन क्या है, किस प्रकार से हम विलयन को तैयार कर सकते हैं। अब आता है, पहले हम लोग विलेय और विलायक को अच्छे समझ लेते हैं कि विलयन में जो विलेय पदार्थ है, विलायक पदार्थ है, ये है क्या, कौन सी बला होती है आखिर। तो विलयन के घटक जो हैं वो विलेय और विलायक है। विलायक क्या है?
यह विलयन का मुख्य घटक होता है जो आमतौर पर अधिक मात्रा में होता है। अब जाहिर सी बात, तो तुमने देखा होगा उस वीडियो में कि हमने क्या लिया था, पानी ज्यादा लिया था और चीनी हमारी कम थी। यानी जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है, जबकि जो विलेय होगा वो हमारा कम मात्रा में होगा। हम विलेय भी देखेंगे। यह माध्यम है जिसमें अन्य पदार्थ घुलता, मतलब एक प्रकार से लिए ये माध्यम का काम करेगा जिसमें हम घोलेंगे। अब जैसे हमारा पानी, सबसे सामान्य विलायक यही है। अधिकतर जगह कोई भी चीज में मिलाना है तो हम लोग पानी ही ढूंढते हैं, तो अधिकतर जो विलायक हमें देखने को मिलेगा वो पानी ही देखने को मिलता है। अल्कोहल भी है, बेंजीन। अब अल्कोहल, शराब मीठी कम लग रही, तुम चीनी मिला दिए हो तो भी मिल जाएगा भाई। लेकिन आप ये समझ लो कि सामान्यतः हमें जो विलायक के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो हमारा पानी ही होता है। ये जो पानी है ये हमारा क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। अब विलेय क्या है, यह वह पदार्थ होता है जो विलायक में घुलता है, यानी चीनी, चीनी या फिर नमक, ये क्या है, विलायक है जिससे हम क्या करेंगे, पानी में घोलेंगे। चीनी, शुगर, ये क्या है, विलायक होता है जिसे हम लोग पानी में घोलेंगे, पानी में घोलेंगे। विलेय पदार्थ क्या है, पानी में जिसमें हम घोलेंगे। विलेय पदार्थ वो है जिससे हम विलायक में घोलेंगे। विलायक क्या है, जिसमें हम विलेय घोलेंगे। विलायक ज्यादा होता है, विलेय कम होता है। भाई अब ये थोड़ी है कि हम इतना चीनी ले लिए अब थोड़ा सा पानी ले लिए। हम पानी ज्यादा लेंगे, चीनी कम लेंगे। ये देखो मोहतरमा जी दे रही, सर ये लीजिए, पिलाइए बच्चों को, तो कितना प्यार से दे रही पानी, सीखो। तो यानी ये हमारा विलायक है और ये हमारा विलेय है। और जब विलेय को विलायक में घोला जाता है तो जो तैयार होगा वो हमारा विलयन होता है। जब विलेय को विलायक में घोला जाता है तो जो तैयार होता है उसे कहा जाता है विलयन। क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। बात क्लियर यहां तक। अब देखो, ये देखो कि विलयन जो है पदार्थ को 3 मुख्य अवस्थाओं में बांट दिया गया है। ठोस विलयन, देख भाई फिर से मैं कह रहा हूं, मैं थोड़ा सा डीप में बता रहा हूं, ये आपके सिलेबस से आगे का है, ये ज्यादा आगे का है, आप लोग 11th में पढ़ोगे। लेकिन जो मेरा मोटिव है वो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को बताना। तो ठोस भी विलायक होते हैं, ठीक है। अब विलायक जो कि हम पानी लिए हैं ना, पानी, पानी, एक काम करते हैं, इसको कभी कदापि हम कभी और देखेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा आउट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसको हम कभी बाद में देखेंगे। अब पहले हम लोग देखते हैं विलेय ब्लैक में विलियन के प्रकार। वो जो प्रकार है ना वो थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा कभी होगा। आप लोग कमेंट कर देना कि हाँ आपको विलियन के वो पदार्थ को चाहिए, तो मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को उसको ब्रीफ में बता सकूं। ऐसे में थोड़ा सा ना आप लोग को कंफ्यूजन हो जाएगी, वो भी विलियन के प्रकार अवस्था के हिसाब से, अब ये विलियन के प्रकार कहां से आ गया जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको हम लोग बाद में सेपरेट तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। परेशान होना, मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा, तुम्हारे इस बुक से ज्यादा चीजों बताऊंगा ताकि आप लोग अपनी क्लास में सबसे आगे रहो, आप ज्यादा बता सको, आप सबसे आगे रहो। अब क्या है विलियन के प्रकार, तो विलियन हमारा 2 प्रकार का है, संतृप्त विलियन, असंतृप्त। लेकिन एक और होता है अति संतृप्त विलयन। क्या होता है, अति संतृप्त विलयन। अब ये अति संतृप्त विलयन क्या होता है इसको समझते हैं। पहले हम पढ़ते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या है, संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें दिए गए तापमान पर विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली होती है। मतलब जैसे क्या है कि हमने क्या लिया, चीनी और पानी। एक काम करती हैं, पहले पर समझ लेते हैं फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो कह रहा है संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें दिए गए तापमान पर विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो। मतलब कि वह विलयन जिसमें लाइक हमने क्या लिया, विलयन लिया, यानी चीनी और पानी को घोल तैयार किए थे, लेकिन उसमें इतना हमने चीनी घोल दिया कि अब चीनी नहीं घुल सकती, हम अब उसमें और चीनी नहीं घोल सकते।
तो ऐसा विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन। मतलब वह विलयन जिसमें मान लो हमने क्या लिया था, ये लिया एक गिलास पानी, हम क्या करने लगे, पानी में चीनी डाले, क्या डाले? चीनी। अब डाल दिए हमने, इतनी चीनी इसमें डाल दी कि चीनी अब इसमें घुलना बंद हो गई, तो उससे कहेंगे संतृप्त। जैसे कहते हैं हम भाई आज खाना खाए के भैया पेट भर गया, ओ भैया अभी नींद वाला हो गया ओ, ऐसा करते हैं खाने बाद, अब भैया जाके हमार जी भर गए, हम संतृप्त भय। पहले वाले ऋषि मुनि कहा कि अब देवी जी आपके खाने से हम अब संतृप्त हो गए, अब हम, मतलब संतृप्त का मतलब कि इतना है कि अब वो कुछ भी नहीं खा सकते, एकदम डबा डब टंकी फुल। बेटा ये बात समझो, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा ना, पूरे यूपी बोर्ड में कोई नहीं पढ़ाएगा, हंसी मजाक मस्ती मजाक सब तरीके से। मतलब अब क्या है संतृप्त, मतलब उसमें अब जगह थोड़ा सा भी नहीं है, हमने पानी में इतनी चीनी घोल दी कि अब उसमें और नहीं घोला जा सकता, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि भैया कब क्या होता, कैसे होता है। तो चलो वीडियो पहले हम देखते हैं। हमने पढ़ा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या होता है कि जब चीनी, हम क्या करें, चीनी डालते जाएं, चीनी डालते जाएं, और एक ऐसी स्थिति आ जाए कि चीनी घुलना बंद हो जाए, चीनी घुलना बंद हो जाए, तो इससे हम कहेंगे संतृप्त विलयन, कि अब इसमें चीनी और नहीं घोला जा सकता, यानी अब ये जो विलयन है वो संतृप्त हो चुका है। तुमने एक्सपेरिमेंट देखा कि मैंने जिसमें चीनी पानी में घोल रहा हूं और एक ऐसी स्थिति आ गई जहां पर चीनी पानी में घुलना बंद हो जाए, तो हमारा क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन। नमक भी घुलना बंद हो जाए तो उसका नमक पानी का संतृप्त विलयन, पानी शक्कर का संतृप्त विलयन कहलाएगा। अब आता है असंतृप्त विलयन का। असंतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसपे हम एक नियत तापमान पर या दिए गए तापमान पर विलय की मात्रा को घोल सकते हैं। मतलब हमने पानी लिया और उसमें चीनी घोल रहे हैं, चीनी डाले, हाँ घुल गई, और डाले और घुल गई, और डाल रहे हैं और घुल गई, और डाल रहे हैं और घुल गई। मतलब कि अगर विलेय पदार्थ बार बार विलयन में घुल जा रहा है, यानी जो विलयन है वो असंतुलित है। मतलब कि अभी मैं खाना खा रहा हूं लेकिन मेरा पेट नहीं भरा, मैं और खा लिया, अभी पेट नहीं भरा, तो मैं क्या हूं? खाना खाने के बाद भी असंतुलित। भूख कभी कभी होता ना, भूख, खाना खाते खाते खा तो लेते लेकिन भूख नहीं खत्म होती कि यार थोड़ा सा मिल जा, खा लेते, तो उससे कहते हैं असंतृप्त होना। मन नहीं भर रहा, जी नहीं भर रहा है, यानी जिसमें विलेय की मात्रा हम घोल रहे हैं लेकिन और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती। संतृप्त में क्या कि पर्याप्त मात्रा में हो गई, बस अब और नहीं घोल सकते, लेकिन इसमें हम और मात्रा घोल सकते हैं। यह अस्थिर होता है और आसानी से संतृप्त विलयन में बदल सकता है। कि हाँ भाई जाहिर सी बात है, हम लोग इतना अभी घोला जा सकता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? संतृप्त विलयन में भी बदल सकते हैं। हमने डाला, घुल गए, और डाले और घुल गई, और डाले और घुल गई, जब तक घुले, जब तक चीनी घुल जा रही है पानी में वो संतृप्त, और जैसे ही चीनी घुलना बंद हो जाए तो वो संतृप्त कहलाएगा। देखो हमने भी क्या पढ़ा कि असंतुलित विलयन। असंतुलित विलयन में हमने देखा कि जब हम विलेय पदार्थ को विलायक में घोलते हैं और वो घुलता जाए, हम जितनी बार डालें घुल जाए, हम डालें और क्या हो रहा है, बार बार डालने पर अभी भी चीनी पानी में घुल जा रही है। जैसी स्थिति ऐसी आ रही है कि हम जब तक पानी विलेय को यानी चीनी को पानी में घोल रहे हैं और घुल जा रही है, तो तब तक हम बोलेंगे विलयन जो हमारा वो क्या है? असंतुलित है, यानी इसमें हम और चीनी घोल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? असंतुलित विलयन। इसमें हम अभी और चीनी को घोल सकते हैं। अब आता है अति संतृप्त। भैया इसका लेवल ही अलग है। अति संतृप्त वह विलयन होता है जिसमें किसी पदार्थ की संतृप्तता से अधिक मात्रा घुली होती है। विलयन अस्थिर होता है और थोड़ा झटका से किसी पदार्थ के उपस्थिति में घुला हुआ पदार्थ अलग हो सकता है। अब आप मान लो क्या हुआ कि मैंने तुमको बुलाया घर, तुमने कहा कि आओ बेटा मुन्ना राजा, आज तेरे को खाना खिलाता हूं। खाना खाना शुरू किया, खा खा खा, जब तक तुम खाते रहे तुम असंतृप्त थे। एक समय आ, ओम सर, अब सर अब नहीं हो पाएगा, अब यहां तक खाना भर गया, अब वहां तक भर गया, अब नहीं खा सकता। मगर अच्छा रुक जा, खड़ा किया,
दो चार हिलाया उलाया, चल बैठ गया पानी, थोड़ा सा मुंह में ऐसे ऐसा करके ठूस दिए, अंदर चला गया। सर ये क्या कर रहे हैं? मैं कहा अभी अभी तुम्हें और खाना खिलाऊंगा। बैठाया और 2 रोटी और ठूस दिए, ले खा। हम क्या कर रहे हैं अब, और ज्यादा घोल रहे, मतलब चीनी हम पानी घोल रहे थे ना, तो चीनी घुलना बंद हो गई, लेकिन हमने कहा ना हम और घोलेंगे। तो जब संतृप्त मात्रा से ज्यादा हो जाए, हम और ज्यादा उसमें घोल दे, तो ऐसी स्थिति को अति संतृप्त कहेंगे। तो अब यानी उसका जो पेट भर चुका था, मैंने जबरदस्ती 2 रोटी और ठूस दी, तो उसको क्या कहेंगे? वो अति संतृप्त हो गया। और धोखे से, झटका लगने से किसी कण की उपस्थिति में घुला हुआ पदार्थ बाहर भी आ सकता है। अब मान लो इतना ज्यादा ठूस दिए, अब धोखा हुआ, पक्का से उल्टी के मारे में से बाहर आ जाएगा। यार देखो भाई, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं कि तुम लोग को बुला के प्रताड़ित करूं, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि जब तक तुम खाना खा ले रहे हो तो असंतृप्त है। खाना एकदम से बस अब खा ही नहीं सकते हो कि अब बस सर अब नहीं हो पाएगा, तो तुम संतृप्त हो चुके हो। जब तक खा रहे थे कि हाँ सर 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी, 4 रोटी तक तुम असंतृप्त थे, खाए जा रहे थे। 5वीं रोटी खाने के बाद कहा कि सर अब बस अब मैं नहीं खा सकता, मेरा पेट भर गया, मैं संतृप्त हो चुका। लेकिन मैंने कहा नहीं, 1-2 रोटी और तुमको खिला दिया, तो तुम क्या हो गए? अति संतृप्त हो गए। तुम्हारी क्षमता से ज्यादा मैंने खिला दिया। क्या खिला दिया? तुम्हारी क्षमता से ज्यादा खिला दिया। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। देखो अभी पहले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जब हम चीनी को घोल रहे थे और घुलना बंद हो जाए तो संतृप्त कहलाया। जब तक चीनी घुल रही थी, हाँ अभी हम चीनी डाल रहे थे घुल जा रही थी, तो वो असंतृप्त कहलाया। लेकिन एक स्थिति और होती है कि हम क्या करें, चीनी घुलना बंद हो गई है लेकिन हम इसको जबरदस्ती गर्म कर रहे हैं और गर्म करके इसको घोल रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं कि और घुलेंगे। यानी जब उसकी क्षमता से ज्यादा, विलायक की क्षमता से ज्यादा हम उसमें विलेय घोल रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? मान लो अब ये क्या है, अब घुल नहीं रहा है, लेकिन हम इसमें कोई बदलाव करके, गर्म करके जबरदस्ती चीनी इसमें घोलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी विलेय पदार्थ को विलायक में जबरदस्ती मिला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं अति संतृप्त विलयन। अब आता है कोलाइडी विलयन, ई का बला है, कोलाइडल सॉल्यूशन। कह रहा कोलाइडी विलयन एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के बहुत छोटे छोटे कण नैनोमीटर के बीच दूसरे कण में समान रूप से फैले रहते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन साधारण विलयन जैसे नमक पानी की तुलना में बड़े होते हैं और प्रकाश बिखेरते हैं। अब जैसे एक इसके एग्जांपल समझ लो अगर हो तो, जैसे यहां पे देखो, जैसे सोल एक सॉल्यूशन है, ठीक है, कोलाइडल है। जब हम क्या कर रहे हैं, कोई ठोस पदार्थ है और इसको हमने द्रव में मिलाया, और द्रव मिलाने पर जैसे माटी का पानी, हमने पानी लिया है और उसमें मिट्टी मिलाई हुई है। क्या मिलाई है? मिट्टी। तो ये मिश्रण, ये जो विलयन है वो कैसा विलयन होगा? ये कोलाइडी विलयन होगा, जिसमें देखो जो धूल के कण हैं, वो चीनी जो घुल चुकी है उससे तो ज्यादा ही बड़े होंगे। जो हमने विलयन तैयार किया था, इसमें जो कण होंगे, जो पदार्थ को हम घोलेंगे विलायक में किसी अन्य पदार्थ में, उसमें वो कण हमको दिखाई दे। जैसे मिट्टी पानी को मिलाओ, तो मिट्टी पानी को जब मिलाए हो तो मिट्टी कण दिखाई दे रहे हैं ना। अब जैसे तुम इस पे लाइट मारोगे, इस पे प्रकाश पड़ेगा, इसमें जब प्रकाश पड़ेगा ना, तो इसके वजह से इसमें सारी चीजें हमें दिखाई देंगी। जैसे यहां पर देखो, तुमने क्या किया है, यहां पे हमारा सॉल्यूशन था, चीनी पानी का घोल है। जब चीनी पानी घोल से जब गुजरेगा तो इसके कण इतने छोटे हैं, चीनी की पानी के सब मिल चुके हैं, अब कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हमने मिट्टी घोल रखी है, क्या किया है, मिट्टी पानी में घोल रखी, तो ये भी तो सॉल्यूशन ही तो है। एक विलयन है जिसमें पानी और मिट्टी घुली हुई है, हम दोनों को देख नहीं सकते, लेकिन इतने तो बड़े होते कि थोड़ा सा पता चल सके। तो जब हम क्या करेंगे, जब लाइट इसमें प्रकाश गुजरेगा ना, तो ये जो कण है वो चमकने लगेंगे। क्या करेंगे? चमकने लगेंगे, प्रकाश बिखर जाएगा, जिससे हम कहेंगे टिंडल इफेक्ट। अभी मैं टिंडल इफेक्ट के बारे में बताऊंगा, अच्छे से परेशान ना होना। यानी अब क्या हुआ कि ये जो धूल के कण है, ये जो मिट्टी के कण है, इस पे तैरते हुए हमको दिखाई देंगे, और जिसकी वजह से जो प्रकाश का रास्ता है वो भी दिखाई देगा। तो इससे हम क्या कहेंगे? कोलाइडी विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर से आओ, देखो, कोलाइडी विलयन एक ऐसा मिश्रण है, मतलब पहली बात तो ये मिश्रण है,
देखो, विलयन भी हमारा मिश्रण ही था, समांगी मिश्रण था, लेकिन ये भी एक हमारा एक ऐसा मिश्रण है जिसमें जो पदार्थ को घोला गया है उसके कण बहुत छोटे हैं, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच है, और दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैले होते हैं। जैसे मिट्टी को पानी में हम जब घोलेंगे, जब मिट्टी को पानी में घोलेंगे तो दोनों चीज एकदम से घुल चुके होते हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि आंख से दिखाई नहीं देते, लेकिन साधारण विलयन जैसे नमक पानी की तुलना में बड़े होते हैं। अब यहीं पे क्या होता है कि नमक और पानी घोले होते हैं तो उसके कण तो और दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मिट्टी और हमारा पानी जब घोला जाएगा तो मिट्टी के कण थोड़ा सा विजिबिलिटी देंगे कि हाँ इसमें मिट्टी घोली गई है। अब जैसे चीनी में पानी घोल देते हैं तो क्या चीनी में कुछ दिखाई देता है? नहीं, एकदम से सफेद था, अभी भी सफेद है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका रंग बदल जाता है और प्रकाश को बिखेरते हैं। और जैसे ही कोलाइडी विलयन का आता है ये प्रकाश को फैला देता है। क्या करता है? प्रकाश को फैला देता है। आगे आओ, विशेषता देखो। कणों का आकार, कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। स्थिरता, कोलाइडी कण विलयन के स्थिर होते हैं और कण समान रूप से स्थान पे नीचे बैठते नहीं हैं। छानने से न रुकना, कोलाइडी कण सामान्यतः फिल्टर पेपर से नहीं रोके जा सकते हैं। मतलब कि अब जैसे मिट्टी को तुमने घोल दिया, अब तुम सोच रहे हो कि मैं मिट्टी को छान के निकाल सकता हूं, तो मिट्टी को तुम छान के जब मिट्टी पानी मिल जाती है, मैं जान रहा हूं कि मिट्टी पानी मिला दूंगा तो पानी गंदा हो जाएगा। अब क्या तुम उसको छन्ने से या फिल्टर पेपर से क्या पानी छान सकते हो? क्या पानी एकदम पूरा तरह से साफ हो जाएगा? नहीं, नहीं हो। क्यों? क्योंकि धूल के कण ऑलरेडी, मिट्टी के कण बहुत छोटे होते हैं। तो बस कोलाइडी विलयन में और विलयन में बस इतना अंतर है कि कोलाइडी विलयन के जो कण होंगे वो विलयन वाले कण से थोड़ा सा बड़े होंगे। क्या होंगे? थोड़ा सा बड़े होंगे, जिसके वजह से जब प्रकाश को इससे गुजारा जाएगा ना तो वो कण टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे और कण हमें तैरते विश्व में नजर आ जाएंगे। तो इसे कोलाइडी कण कहा जाएगा। क्या कहेंगे? कोलाइडी कण। और यहां पे देखो सॉल्यूशन है, ये विलयन है, एक संतृप्त बोलो चाहे जो बोलो, इसमें जब प्रकाश गुजरेगा तो प्रकाश का रास्ता नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब कोलाइडी विलयन से प्रकाश गुजरेगा तो उसके कण इससे थोड़ा बड़े होते हैं, जिसके वजह से प्रकाश का रास्ता ऐसे दिखाई देने लगेगा। अब जैसे जेल, जब जेल में द्रव और ठोस को मिला दो, जैसे चीज जेली फॉर्म है, गैस और द्रव को मिला दो, सेविंग क्रीम या एरोसोल, जैसे ठोस द्रव और गैस यानी धुआं और कोहरा, ये सब क्या है? कोलाइडी। जिससे हमारा क्या है? धुआं। अब धुआं तो हमें थोड़ा दिखाई देता है ना, जब गैस के साथ धुआं उड़ता है तो हमें धुआं दिखाई देता है कि नहीं देता है? तो धुआं भी क्या है? एक कोलाइडी विलयन के रूप में ही हमारे आसपास पाया जाता है। धुआं है, इमल्सन है, बहुत सारी चीजें हैं। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में इतना तो नहीं, मैं ऑलरेडी क्या कर रहा हूं, बहुत सी चीजें डीप में बता रहा हूं, बस समझने की कोशिश करो कि मिट्टी पानी का जो घोल होगा वो क्या होगा? कोलाइडी विलयन होगा। क्या होगा? कोलाइडी विलयन होगा। हमारा एयर, हवा और धुआं, हवा और धुआं का जो मिश्रण होगा वो भी कोलाइडी विलयन कहलाएगा। अब आता है निलंबन। ये निलंबन क्या होता है? कह रहा है निलंबन जो है एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, जबकि ये भी समांगी मिश्रण में आ रहा था, लेकिन ये एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस कण किसी द्रव में असमान रूप से फैले। तो किसमें क्या कर रहा है? यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस कण किसी द्रव में या फिर गैस में असमान रूप से फैले होते हैं। ये कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है और वे कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं। अभी क्या था उसमें? कोलाइडी विलयन एक ऐसा विलयन होगा जिसमें जैसे चौक, चॉकली चौक, चौक और पानी को मिला दो। क्या करो? चौक और पानी को मिला दो। जब तुम चौक को पानी मिलाओगे और घोल दो, घोल दो, घोलने के बाद कुछ समय तक हम उसके कण दिखाई देते कि हाँ ये एक चौक का कण टहल रहा है, और कुछ समय बाद वो कण नीचे भी बैठ जाता है। क्या करता है? नीचे बैठ जाता है। भाई चौक नीचे बैठ जाते कि नहीं, पानी फिर साफ हो जाता है हमारा। कभी करके देखना, स्कूल से चौक चुरा लाना। चोरी नहीं सिखाऊंगा, मतलब बच्ची बच्ची लेते आना यार, वैसे भी लेके चले जाते हो। वैसे चौक मार्कर वाले बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं। किसी कोई बच्चे को कह दिया बेटा जाओ तुम चौक लेकर आओ, तुम अपने आप को शहंशाह समझता है, या मेरे को सर ने चौक के लिए कहा लेने के लिए, अरे बाप रे, वो शहंशाह की तरह जाएगा, सर ये लीजिए 2 चौक लेकर आया, या फिर मार्कर लेने भेज दो। तो बात वही है,
दूसरा निलंबन में क्या है कि इसके कण जो है थोड़ा सा ये विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें जो पानी चौक को मिलाए तो चौक पानी अलग अलग दिखाई देगा। विषमांगी मिश्रण। निलंबन एक असमान मिश्रण होता है, इसमें कण स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। क्या कह रहा है? निलंबन एक असमान मिश्रण है, इसमें स्पष्ट रूप से अलग अलग कण दिखाई दे सकते हैं। कणों का आकार, निलंबन का कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। वहां पर क्या था इसके पहले वाले में, कोलाइडी वाले में 1 से लेकर के 1000 तक था नैनोमीटर, और ये 1000 से इसके कण बड़े होंगे। फिल्टर पेपर से इसको छाना जा सकता है। उसको फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते, लेकिन इसको फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है। ये हमारे देख सकते हो, ये भी क्या है, कुछ हमारे जो कण होंगे, जैसे बालू को लो, बालू लो, बालू को पानी में घोल दो तो कुछ समय के लिए बालू तो पूरे तैरते हुए हमें दिखाई देगा कि हाँ बालू तैर रहा है, और एक समय आएगा बालू इसमें बैठ जाएगा। तो इस ये भी जो वो क्या है, एक निलंबन एक प्रकार का मिश्रण है। निलंबन देखो विषमांगी मिश्रण है। क्या है? बालू और पानी का मिश्रण कैसा होता है? विषमांगी मिश्रण। जब हम इसको ऐसे घोलेंगे तो कुछ समय तो हमें कण जो है ऊपर तैरते हुए नजर आएंगे, लेकिन एक समय आएगा बालू नीचे बैठ जाता है। तो इससे क्या कहा जाता है? निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन। जैसे मिट्टी पानी का घोल तैयार कर लो, चौक है चौक पानी का तैयार कर लो, और रेत है रेत पानी का तैयार कर लो, दवा और पानी इनका तैयार कर लो। तो ये सब क्या आते हैं? जिसमें जो हमारे दो पदार्थ आपस में मिले हुए हैं, लेकिन दोनों को हम अलग अलग देख सकते हैं, तो विश्व हमारा निलंबन कहलाता है। और दो पदार्थों को ऐसा मिला दिए जो विलियन से थोड़ा बड़े हैं, लेकिन तो भी हम उसको नंगी आंखें से नहीं देख सकते। लेकिन जब तुम मिट्टी और पानी को मिलाओगे तो मिट्टी पानी को अलग अलग देख सकते हैं। चौक और पानी को मिलाओगे तो चौक पानी को अलग अलग देखा जा सकता है। इसे हम कहते हैं निलंबन। कोलाइडल और निलंबन में अंतर समझो। मिश्रण का प्रकार, ये भी समरूप होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, ये असमरूप होते हैं। समरूप का मतलब ये समान होते हैं, एक समान, दोनों चीज मिल जाएंगे दिखाई नहीं देंगे। लेकिन ये असमरूप होते हैं, मतलब दोनों चीज को मिलाओ दोनों चीज अलग अलग दिखाई देगा। इनका आकार 1000 से 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर होता है, जबकि इनका आकार 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है हमेशा। कणों की स्पष्ट दृश्यता, ये इसके कण दिखाई नहीं देंगे, जबकि इसके कण दिखाई देते हैं। नीचे बैठना, जो कोलाइडे कण होते हैं वो नहीं बैठते, जबकि ये बैठ जाते हैं। प्रकाश का प्रभाव, इसमें टिंडल प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, और इसमें कभी कभी या फिर नहीं देखा जा सकता है। अब जैसे क्या है कि चौक को पानी में घोलो, हिला डालोगे ऐसे से पूरा हिलाओ, तो हिलाने से क्या होगा कि तुम्हारा वो जब तक तैरता रहेगा तब तक प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा, तब तक हमारा क्या है, टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। लेकिन बाद में जैसे चौक बैठ जाएगी, बालू बैठ जाएगा, टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन इसमें का केस अलग है। जैसे जो धुआं है, धुआं है, और धुएं से प्रकाश जब गुजरता है ना, तो प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। अभी क्या है कि यहाँ पे यहाँ पे चल रहा है ना, ये पूरा लाइट जल रही है, जिसको प्रकाश दिखाई नहीं देता। लेकिन अभी कमरे में तुम धुआं कर दो, क्या कर दो, धुआं, तो धुआं करोगे ना तो प्रकाश का रास्ता आराम से दिखाई। कुछ एक्सपेरिमेंट तुमने वीडियो देखी होंगी, जब प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश धुएं में ज्यादा दिखाई देने लगता है, प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव एक ऑप्टिकल घटना है। ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक, कहता है मतलब प्रकाशिक घटना है। प्रकाशिक घटनाएं जिसमें कोलाइडल मिश्रण या फिर निलंबन में प्रकाश के कणों का बिखराव होता है, यानी प्रकाश फैल जाता है, दिखाई देने लगता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसे 1869 में खोजा था। टिंडल प्रभाव एक ऑप्टिकल घटना है जिसमें कोलाइडल मिश्रण या फिर निलंबन में प्रकाश की कणों का दिखाई देना। जैसे इमेज के हिसाब से अगर हम देखते हैं, इसमें इमेज है, ये देखो, ये प्रकाश गुजरी, सॉल्यूशन था, प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब मिक्सचर था, दूध का यहाँ पे मिक्सचर दे दिया है, या फिर दूध पानी का मिक्सचर दे दिया है, यहाँ पर हम लोग कोलाइडी मिश्रण की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब प्रकाश गुजरेगा ना तो उसका प्रकाश का मार्ग दिखाई देगा,
देखो यहाँ पे एक नॉर्मल चीनी पानी का घोल है, लेकिन यहाँ पे पानी और दूध का है, तो जब इसमें प्रकाश गुजरेगा ना तो प्रकाश का रास्ता दिखाई देगा। या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसके मिल्क की जगह हम कुछ और भी ले लेते हैं, हम कुछ और ले लेते हैं, लाइक मट ले लेते हैं, माटी, उसका मिश्रण ले लेते हैं। तो जब इससे प्रकाश गुजरेगा तो हमें रास्ता दिखाई देगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, टिंडल इफेक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, टिंडल इफेक्ट कहा जाएगा। महत्व को समझो, महत्व को समझो, महत्व क्या होगा इसका। तो इसके जो कण है भैया टिंडल इफेक्ट में 1 नैनोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर के बीच होते हैं। स्थिर कण मिश्रण की बात करते हैं, कण नीचे कभी भी नहीं बैठेंगे। इसमें जो कण होंगे कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे, याद रखना। इसमें कण कभी भी नीचे नहीं बैठते। टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। समान फिल्टर से इसको छाड़िए तो हमारा उसका है यार, ओवरऑल बात कर सकते हैं। ये लगता है नीचे लग गया है, परेशान हो, कुलाडी विलियन का। अब केंद्रण देख लो कि आखिर अब केंद्रण क्या होता है। अब केंद्रण को देखो, अब केंद्रण होता क्या है। अब केंद्रण वह प्रक्रिया है जिससे मिश्रण को घटकों से उनके घनत्व के आधार पर, घनत्व मतलब समझ लो कि जो भारी है हल्का है, जिसे लोहा उसका घनत्व ज्यादा होगा, लकड़ी उसका घनत्व कम होगा। लोहा देखो पानी में डूब, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो उसके कण बहुत पास पास होंगे, जिसके कण उसके कण क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। अब देखो, देखो मुन्ना क्या है। अब बात करते हैं, अपकेंद्रण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी मिश्रण के घटकों को उनके घनत्व के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है, जिससे अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है। अपकेंद्र बल होता है जो एक तरह से सेंटर की ओर लगा करता है, बाहर की ओर लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो आगे की चीज है, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर बताऊंगा। बस ये समझो कि अपकेंद्रण में क्या होता है कि किसी भी चीज को लेते हैं और तेजी से घुमाते हैं, तेजी से घुमाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है। अब यहाँ पे देखो, ये एक मशीन होती है, ये इसमें हम क्या करते हैं, अपने ब्लड को डाल देते हैं। ब्लड में बहुत सारी चीजें मिली होती हैं। अब जब ब्लड को हम इसमें डाल करके तेजी से घुमाते हैं तो जिसके जैसे जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसका घनत्व तो ज्यादा होता है, वो नीचे बढ़ जाता है। उससे कम घनत्व वाला उससे ऊपर, और उससे कम घनत्व वाला उसके ऊपर आकर के बैठ जाता है। तो जिसका घनत्व जैसा होता है उसके हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। घनत्व ज्यादा घनत्व थोड़ा नीचे, उससे कम घनत्व वाला ऊपर। तो ये विधि क्या कराती है, जिसमें हम तेजी से घुमा करके पदार्थ को उसके घनत्व के हिसाब से अलग करते हैं, तो अपकेंद्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, अपकेंद्रण। आप में ज्यादा नहीं है, पहले था, अब इसको शायद थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया, लेकिन तब पर भी अगर आपके में है सिलेबस में तो एक बार कमेंट कर देना। तो सिंपल सी बात, अपकेंद्रण को समझो। इसमें मिश्रण को एक विशेष पात्र में रखा जाता है। इस पात्र को एक मशीन सेंट्रीफ्यूज में रखकर तेजी से घुमाया जाता है। इस दौरान अपकेंद्र बल के कारण भारी कण बाहर की ओर धकेले जाते हैं और हल्के कण केंद्र की ओर रह जाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न घनत्व वाले कण अलग अलग परतों में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अपकेंद्र बल के कारण भारी कण बाहर की ओर। अब जैसे क्या है, जब मान लो कोई चीज को ऐसे पकड़ा हूं, अब क्या कर रहे हैं यार, समझो, मान लो मैं कोई सामान लिया, अब तेजी से घुमा रू, तो हो क्या रहा है कि भारी कण जो कि बाहर की ओर ढकेले जाएंगे। तो जो भारी यानी जिसकी डेंसिटी अलग है, मतलब ज्यादा है, वो नीचे की ओर चला जाएगा, और जो हल्के कण हैं वो ऊपर की ओर आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है कि डेंसिटी के हिसाब से चीजों को बदल दिया जाता है, डेंसिटी के हिसाब से सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो इसे कहते हैं अपकेंद्रण। क्या कहा जाता है, अपकेंद्रण कहा जाता है। अब हम लोग इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं उसको कवर कर लेते हैं। अब इसमें से मान लो कि तुम्हें लगे कि सर ये थोड़ा समझ नहीं आया, एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, डैम श्योर समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो भी कमेंट कर देना कि सर प्लीज, रिक्वेस्ट करके, धमकी मत देना, यहाँ भाई तुम लोग के लिए कर रहे हैं, भाई गुरु हैं, इतना तो बनता है ना कि सर ये समझ नहीं आया, थोड़ा सा फिर से बता दीजिए।
नेक्स्ट वीडियो में या फिर कोई शॉर्ट्स के माध्यम से मैं ये वीडियो आपको पास फिर से पहुंचाऊंगा, ताकि आपके लिए हर वो चीज़ उपलब्ध हो सके जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। मैंने पूरी कोशिश की कि इस चैप्टर की जितनी भी जानकारी, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैं सब कुछ आपको ब्रीफ में अच्छे से एक्सपेरिमेंट के साथ बताया। अब आओ इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसको दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सभी को पहुँचा देना। भाई दोस्तों के पास शेयर करोगे, वो भी पढ़ लेगा तो अच्छा ही होगा। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाओ। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। उदाहरण भैया शुद्ध पदार्थ जैसे क्या है, सोना, जल, ऑक्सीजन गैस। भाई पढ़ चुके। तो पहले शुद्ध पदार्थ का डेफिनेशन याद कर लेना कि वो क्या, केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से, एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने होते हैं। कुलाइडी विलयन क्या है? कुलाइडी विलयन एक ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के छोटे कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैले होते हैं, लेकिन वे फिल्टर पेपर से छाने नहीं जा सकते। जैसे दूध, धुआं, दूध में पानी मिला दो, दूध पानी मिल गया, लेकिन क्या अब दूध में से पानी तुम छान सकती हो? नहीं छान सकती हो। तो ऐसा मिश्रण जो होगा हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा? कुलाइडी विलयन कहलाएगा, जिसमें जो कण है बहुत छोटे छोटे है और दोनों को अलग अलग छांटा नहीं जा सकता है, फिल्टर पेपर से उसको हम अलग नहीं कर सकते। तो क्या लिखा, कुलाइडी विलयन एक ऐसा मिश्रण है जिसमें एक पदार्थ के कण छोटे कण होते हैं, एक पदार्थ के छोटे कण दूसरे पदार्थ में समान रूप से फैल जाए। अब जब पानी को दूध में मिलाया जाएगा तो पानी के कण पूरे दूध में फैल जाएंगे। अब इतने ज्यादा फैलने के बाद उसको हम अलग नहीं कर सकते, फिल्टर पेपर से छान नहीं सकते। फिर कहा कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर बता दो। तो हमने कहा कि समांगी मिश्रण में देखो दृश्यता एक समान दिखाई देते हैं, विषमांगी मिश्रण में चीजें अलग अलग दिखाई देती हैं। अब समांगी मिश्रण था ना, चीनी पानी मिलाए हो, नमक पानी मिलाए हो, क्या अलग अलग देख सकते हो? नहीं देख सकते, समांगी मिश्रण है। विषमांगी में देखो कि भैया हमारा अलग अलग देखा जा सकता है। इसमें तुमने चाय पत्ती चीनी का मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया था, अलग अलग दिखाई दे रहे थे। उदाहरण में नमक पानी और तेल पानी मिला दो, अलग अलग दिखाई देगा। निलंबन और कोलाइडर में अंतर देख लो। निलंबन कह रहा है कि कण बहुत छोटे होते हैं और निलंबन में कण बड़े होते हैं। उसमें कण नीचे बैठ जाते हैं, इसमें समय के साथ नीचे बैठते हैं, मतलब नीचे नहीं बैठते, इसमें समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। उसमें कहता कि हम जैसे लाइक दूध में पानी मिला दो, क्या पानी कुछ समय बैठ जाएगा? का नीचे कभी नहीं बैठेगा। लेकिन और जैसे धुआं और हमारा हवा, वायु, धुआं वायु दोनों आपस में, वो कुलाइडी कण है, याद करो कुलाइडी में धुआं था, दोनों आपस में मिले हैं, क्या वो धुआं नीचे बैठ जाएगा और हवा ऊपर रहेगी? नहीं, दोनों मिल जाएंगे, वो कभी नीचे नहीं बैठेगा। लेकिन निलंबन में क्या है, बालू उलू मिला है तो बालू कुछ समय बाद नीचे बैठ जाता है, चौक मिला के चौक पानी नीचे बैठ जाएगा। तो ये भी याद कर लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोलाइडी विलयन के 5 गुण लिखिए। इनका आकार इतना होता है, टिंडल प्रभाव दिखाई देते हैं, कण नीचे नहीं बैठते, फिल्टर पेपर से छाना नहीं जा सकता। 5वां, एक समान दिखते हैं लेकिन सूक्ष्मदर्शी से कण अलग देखा जा सकता है। दूध बादल, ये क्या है? हमारे कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। अब फिर कह रहा है कि तत्व, यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए, दो दो उदाहरण देकर समझाइए। तो भैया तत्व कह रहा है कि यह एक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और सोना। ये हमारा ऑक्सीजन और सोना, ये हमारे परमाणु हैं, तत्व हैं। यौगिक क्या है? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो हमारा यौगिक तैयार होता है, जैसे हमारा हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2SO4 है, ये हमारे यौगिक हैं। मिश्रण क्या है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का भौतिक मिश्रण होता है। यहां पे क्या है? रासायनिक मिश्रण हुआ है, रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है, जैसे नमक पानी, ये भौतिक प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये बेटा था हमारा क्या है, तत्व यौगिक का मिश्रण, और तीनों में अंतर क्या होता है ये बताया गया। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं पर होती है। एक अच्छी लाइन है, वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, मतलब कि तुमने अच्छा कहा यार, क्या बात है, तुमने बहुत अच्छा कहा। उस बहुत अच्छा कहने से अच्छा है बहुत अच्छा करके दिखाओ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं देख बस वेट कर, मैं आईएएस बन करके दिखाऊंगा। यस, इस प्रकार से 12 घंटे मैं पढ़ रहा हूं, देख लेना मैं आईएएस बनकर दिखाऊंगा। मेरे सामने कोई मुझे रोक सकता है क्या? ये कहने से अच्छा है ना तुम ये करके दिखा दो। वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, मतलब कि अच्छा कहने से अच्छा, बोलने से अच्छा तो तुम अच्छा करके दिखा दो। तो प्यारे बच्चों, बस तुम भी अच्छा बोलने से अच्छा है कि अच्छा करके दिखा दो। ये वीडियो सभी को शेयर कर देना और
सारी चीजें जो मैंने क्लास में कही बीच बीच में वो कह देना। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार बोल देना हाँ सर क्लास अच्छी लगी, तो इसके बाद का चैप्टर भी मिलाओ। अगर नहीं अच्छी लगी, कहे खराब है, तो जो भी दिक्कत बता देना। अदरवाइज अच्छी होगी तो मैं अगली क्लास लाऊंगा, नहीं तो आगे देखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।